नमस्ते। और आज हम जो हमने टेस्ट सीरीज शुरू की थी ऑफलाइन बीकानेर, जयपुर और सूरतगढ़ सेंटर पर, उन्हीं के पेपर सॉल्यूशन आज यहाँ पे चैनल पे शुरू किए जा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि अब एकदम एग्जाम पास में है तो सोचा ये बिल्कुल सही समय है जब हम क्या कर सकते हैं, पेपर सॉल्यूशन को देख सकते हैं, ताकि पेपर के माध्यम से भी हमें कुछ कुछ चीजें क्या हो जाएंगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आज से हम पेपर सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए क्या है, वो ये है कि ये जितनी भी टेस्ट सीरीज अभी आप दे रहे हो, बीकानेर सेंटर पे दे रहे हो, जयपुर सेंटर पे दे रहे हो और सूरतगढ़ सेंटर पे दे रहे हो, इन तीनों सेंटर पर अब जितने भी ये पेपर आपने दिए हैं फर्स्ट ग्रेड के, वो ही पेपर्स का क्या दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है। अभी चूंकि सेकंड ग्रेड का एग्जाम थोड़ा दूर है, इसलिए सेकंड ग्रेड के भी पेपर सॉल्यूशन वो मैं कराऊंगी, लेकिन तब जब सेकंड ग्रेड का एग्जाम एकदम नजदीक होगा उस समय करेंगे। ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आज आपको बोलनी है इस वक्त, वो ये बोलनी है कि ये सारे के सारे पेपर सॉल्यूशन आपको किस चैनल पे देखने को मिलेंगे, इस चैनल पे। देखो, ये पहली क्लास तो आपको इसी मेन चैनल पे देखने को मिल रही है पेपर सॉल्यूशन की, लेकिन इसके बाद की जो सारी क्लासेस होंगी पेपर सॉल्यूशन की, वो आपको एनडीसी वाले क्लासेस, बीकानेर वाला ये जो ब्लू वाला लोगो है, ये वाला जो चैनल है, इसी पे देखने को मिलेगी। तो इसे एनडीसी क्लासेस बीकानेर वाले चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि अगली क्लास जब आए तब आराम से क्या हो जाए, सब चीजें चलने लग जाए। ठीक। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आज आपको बतानी थी कि अभी सेकंड ग्रेड का पेपर होना है, आगे 4 महीने हैं, तो सर ने एक बुक लॉन्च की है अपनी सेकंड ग्रेड की, वरिष्ठ हिंदी अध्यापक की। राजस्थान के सारे जिलों में ये उपलब्ध है और इसके साथ शिक्षण विधियों की जो पुस्तक है वो आपको क्या मिल रही है, फ्री में मिल रही है। तो जल्दी जाइए और इस बुक को क्या कीजिए, अपने परचेस कीजिए, क्योंकि सर हिंदी जो है वो बहुत ही अच्छी पढ़ाते हैं और ये आप लोग भी बोलते हो कि नहीं सर हिंदी में बेस्ट है। तो ये जो सेकंड ग्रेड की बुक है इसको क्या कीजिए, आप परचेज कीजिए। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। अब दिवेर का युद्ध जो है उसके बारे में आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन क्या करनी है, पता करके रखनी है। तो सबको पता है कि दिवेर का जो युद्ध है वो होता है आपके अक्टूबर 1582 में। कब होता है? अक्टूबर 1582 में। और किस किस के बीच होता है? तो ये महाराणा प्रताप और सेरिमा सुल्तान खान, सेरिमा सुल्तान जो होता है उनके बीच में ही होता है, ये अकबर के चाचा होते हैं, इन दोनों के बीच में ये क्या होता है, युद्ध होता है। महाराणा प्रताप की तरफ से अमर सिंह भी महाराणा प्रताप के साथ होते हैं इस युद्ध के अंदर। और दिवेर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। दिवेर के युद्ध में फाइनली है ना, प्रताप बता देते हैं अकबर को कि देखो यहाँ दाल आपकी बिल्कुल नहीं गलने वाली है। तो दिवेर के युद्ध के बारे में सिंपल जो इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी है ना, वो ये है कि आपको अक्टूबर 1582 याद रखना है। आपको ध्यान रखना है कि अकबर के चाचा जो थे सेरिमा सुल्तान, और वर्सेस में कौन थे, महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के साथ इस समय अमर सिंह भी मौजूद थे। फिर दिवेर के युद्ध के बारे में एक इंपॉर्टेंट लाइन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कर्नल टॉड इसको क्या बोलते हैं, कर्नल टॉड इसे बोलते हैं मेवाड़ का मैराथन। क्या बोलते हैं इसको? मेवाड़ का मैराथन। और मैं हर एक क्वेश्चन को डिफाइन करती जाऊंगी और अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको पिछला क्वेश्चन जो है वो पूछ के जाऊंगी। अब हमने दिवेर का जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, हमारे दिमाग में दिवेर के सारी चीजें एक बार क्या हो गई, रिवाइज हो गई। अब हम वापस से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज सीखिए आप कि जब भी आप पेपर सॉल्यूशन पे लगेंगे तब आप गौर से पढ़ेंगे कि मध्य में पूछा है, तो आप साइड में लिख लेना कि भाई मध्य में पूछा, यानी कि किसके बीच में हुआ था, सेरिमा सुल्तान और महाराणा प्रताप। अब ऑप्शन ढूंढो, महाराणा प्रताप और शहजादा सलीम की सेना काट दो, ऑप्शन को नहीं होगा आंसर, एलिमिनेशन लगाना है। महाराणा अमर सिंह और शहजादा खुर्रम नहीं, महाराणा उदय सिंह और मुगल की सेना नहीं। देखो ये रहा, महाराणा प्रताप और मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच में हुआ था। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। और बहुत अच्छे से याद रखना है कि भाई 1582 कौन सा ईयर है, 1582। तो एक बार पुनः बता देती हूँ, दिवेर का युद्ध जो है उसमें आपको याद रखनी है अक्टूबर 1582, महाराणा प्रताप वर्सेस सेरिमा सुल्तान। कौन है? सेरिमा सुल्तान है। और जो टॉड है, कर्नल टॉड, कर्नल टॉड इसे क्या कहते हैं, मेवाड़ का मैराथन कहते हैं, मेवाड़ का मैराथन कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि भाई जो आपके प्रताप है उसका गौरव जो है वो वापस लौटा है, क्योंकि इसके बाद लगभग वो ये बता देते हैं कि देखो अकबर को ये समझ आ जाता है कि प्रताप से लड़ने में अब कोई फायदा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चले आगे।
हाँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी। तो विजय कटकातु की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? महाराणा राज सिंह थे। अब महाराणा राज सिंह से अभी एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ पूछा गया था, तो हम कुछ कुछ चीजें महाराणा राज सिंह के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, जो नेक्स्ट पूछी जा सकती है, वो हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। देखो, विजय कटकातु की उपाधि इन्होंने धारण की थी, इसलिए धारण की थी कि ये प्रजा को बता सके कि मैं सैनिक भी बहुत अच्छा हूं, इसलिए इन्होंने क्या किया था, विजय कटकातु का उपाधि धारण किया था। दूसरा, आपको राज सिंह का क्या पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे राज सिंह का टाइम रखती हूँ, और जो आपको परफेक्टली क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो राज सिंह के टाइम है 1652 से 1680, 1652 से 1680 का इनका टाइम है। इन्होंने टीका दौड़ को शुरू किया था, यही टीका दौड़ पे बहुत टफ क्वेश्चन आया था, बहुत ज्यादा। तो अब सिंपल करके पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से वह राजा कौन है गुहिलों का, जिन्होंने औपचारिक रूप से टीका दौड़ शुरू की थी। अब टीका दौड़ क्या होती है, मेवाड़ के अंदर एक परंपरा रही है कि जैसे ही राज्याभिषेक होता है उसके 1 वर्ष के भीतर भीतर शिकार के लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो टीका दौड़ आरंभ करके राज सिंह ने क्या किया था, जितने भी मुगल क्षेत्र जो थे उनके हाथ से चले गए थे, वो वापस क्या कर लिए थे, उन्होंने ले लिए थे। तो टीका दौड़ का संबंध महाराणा राज सिंह से है, ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसे बोलते हैं टीका दौड़ अभियान। तो ये टीका दौड़ अभियान में राज सिंह जो है वो है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं मैं, वो आप सब लोगों को याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा क्या रखनी है, याद। पहला देखो, राज सिंह की जो वीरता है, राज सिंह की वीरता पर डिंगल गीत लिखे गए हैं, डिंगल गीत लिखे गए हैं। इन डिंगल गीतों का नाम आपको क्या रखना है, याद रखना है। और इन डिंगल गीतों का नाम क्या है, महाराणा यश प्रकाश। क्या है, महाराणा यश प्रकाश। आपको पूछा जा सकता है महाराणा यश प्रकाश क्या है, या ये भी पूछा जा सकता है कि महाराणा यश प्रकाश किसकी वीरता का वर्णन है। तो आपको ध्यान रखना है ये किसकी वीरता का वर्णन है, ये वर्णन है आपके राज सिंह का। ठीक, राज सिंह की जो वीरता है उसका वर्णन है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि जो खुमाण रासो है वो दौलत विजय ने लिखी है। इन्हीं के टाइम में दौलत विजय जो है वो क्या लिखते हैं, दौलत विजय जो लिखते हैं वो है खुमाण रासो। और ये जो खुमाण रासो है, इस खुमाण रासो में आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इस खुमाण रासो के अंदर बप्पा रावल से लेके यहाँ पे शुरुआत ध्यान रखना कि बप्पा रावल से आपको शुरुआत करनी है और आपको एंड कहाँ करना है, राज सिंह तक का सारा क्या है, वर्णन है। अगली इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है, फिर आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा गिरधर आसिया, है ना। तो गिरधर आसिया जो है उनकी बुक आज तक पूछी गई है और उसका नाम है संगत रासो। क्या है, संगत रासो। अब ये जो संगत रासो है ये किसके बारे में है, ये इस बार पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो संगत रासो है ये है आपके महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह। ये जो महाराणा प्रताप के भाई हैं शक्ति सिंह, इनके चरित्र का वर्णन है। ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार कि निम्नलिखित में से किस गुहिल वंश के शासक के बारे में संगत रासो है। तो संगत रासो जो है महाराणा प्रताप के भाई जो शक्ति सिंह है उनका क्या है, ये चरित्र वर्णन है। इतना बात याद रखना है। और आपको याद रखना है कि जो किशोर दास हैं, जो किशोर दास हुए हैं, किशोर दास, उन्होंने डिंगल के अंदर डिंगल ग्रंथ लिखा है राज सिंह पर, और उन्होंने क्या लिखा है, राज प्रकाश लिखा है। क्या लिखा है, राज प्रकाश लिखा है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जो है अब राज सिंह के बारे में बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो धीरे धीरे दिमाग में बिठाते हैं, एक बार दिमाग में फिक्स कर लेते हैं कि देखो विजय कटकातु की उपाधि कौन धारण कर रहा है, राज सिंह कर रहा है। अब राज सिंह के टाइम को क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं 1652 से लेके 1680, 1652 से 1680। ठीक है, 52 से 80 याद रखो और ज्यादा रटो मत, आराम से याद हो जाएगा। फिर टीका दौड़ अभियान कौन से गुहिल शासक ने शुरू किया था। मुगल चल रहा है अभी, मुगल पढ़ा है ना इसलिए, तो सॉरी, कौन से गुहिल शासक ने शुरू किया है, तो राज सिंह ने शुरू किया था। और टीका दौड़ पे टफेस्ट क्वेश्चन अभी टीचर ग्रेड में ही पूछा था, तो हमें याद रखना है। ठीक है, फिर हमें क्या याद रखना है कि जो राज सिंह है उसके बहुत वीरता भरे जो डिंगल गीत है वो क्या कहलाते हैं, महाराणा यश प्रकाश। कि भाई महाराणा का यश है, उस पे हम क्या कर रहे हैं,
प्रकाश डाल रहे हैं। फिर हमें ये रखना है कि भाई राज प्रकाश जो है वो एक डिंगल काव्य है, किसने लिखा है, किशोरदास ने। फिर हमें ये भी याद रखना है कि दौलत विजय ने जो खुमान रासो लिखी है, ये जो खुमान रासो है, इस खुमान रासो के अंदर, इस खुमान रासो के अंदर, इस खुमान रासो के अंदर बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक का क्या है, वर्णन है। और जो गिरधर आसिया ने संगत रासो लिखी है, वो शक्ति सिंह के चरित्र का वर्णन है। ये सारी चीजें हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। तो चलो चले आगे। चलो अब आगे जाने से पहले दिवेर के युद्ध के बारे में जो मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई, एक बार वो रिपीट कर दो। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो राज सिंह के बारे में मैंने आपको बताया, वो रिपीट कर दो। और साथ में मैं यहाँ पे राज सिंह का टाइम पीरियड लिख के दे रही हूँ, 1652 से 1680। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। तब तक आप लोग इस पे क्या करेंगे, टाइप करते रहेंगे। अब देखो, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी, उनके नाम थे। यहाँ पे दोनों पक्षों के हाथी पूछे, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रताप का पूछा और सिर्फ मुगलों का पूछा है, दोनों पक्षों के क्या पूछे हैं, हाथी पूछे हैं। तो दोनों पक्षों के हाथी फिर से पढ़ दो एक बार। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा, देखो मुगलों भी और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई, वो कौन कौन थे, तो वो लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज। ये चारों हैं, लूणा है, रामप्रसाद है, गजमुक्त है और गजराज है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे चले। चलो हाँ, फिर देखो महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ। तो महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ, आप सबको पता है कि महाराणा प्रताप का निधन हुआ है चावंड के पास बाडोली गांव में। लेकिन इस बार कुछ कुछ चीजें जो है वर्तमान में पेपर के लेवल को देखते हुए जो कुछ चीजें हमें और एक्स्ट्रा क्या करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी, और जिनसे श्योरिटी है कि वो इसे क्या करेंगे, पूछेंगे ही। तो हम क्या याद रखेंगे, पहले तो हम याद रखेंगे कि महाराणा प्रताप की डेथ का टाइम क्या था, एग्जैक्ट डेथ का टाइम जो है वो हमें क्या रखना है, याद रखना है। तो देखो बहुत सिंपल है, 19 जनवरी 1597 में महाराणा प्रताप की क्या होती है, मृत्यु होती है। उस समय महाराणा प्रताप कितने इयर्स के होते हैं, 57 इयर्स के होते हैं। और ये जो चावंड के पास बाडोली जो जगह है, वहां पे एक बांध है, खेजड़ बांध। इस बांध का नाम याद रखना है इस बार, ठीक है, क्योंकि हमेशा क्या करता है एग्जामिनर, उसका एक फिक्स पैटर्न है। ये पैटर्न बिल्कुल फिक्स है कि जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन आए हैं उन्हीं से वो अंदर जाके क्या करता है, एक नया फैक्ट लाता है और उसी पे क्वेश्चन देता है। फिर वो क्वेश्चन लगातार कई सालों तक रिपीट होता है। तो जैसे उसमें बहुत ज्यादा गिरधर आसिया की बुक संगत रासो पूछी है, तो इस बार श्योरिटी है कि वो ये पूछेंगे कि संगत रासो जो है उसमें किसके चरित्र का वर्णन है, तो शक्ति सिंह जी के। बिल्कुल वैसे ही वो ये पूछेंगे कि चावंड के बाडोली के पास कौन सा बांध, तो खेजड़ जो बांध है, कौन सा बांध है, खेजड़ बांध, उसी के पास जो है इनकी क्या बनी है, ये निधन हुआ था, वही वो जगह है। तो ये पूरा का पूरा चीज आपको क्या रखना है, याद रखना है। चूंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, बहुत अच्छे से दिमाग में रखेंगे। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लो, दिवेर का रिवीजन कर लो जल्दी से। 2 मिनट, जैसे मैगी 2 मिनट में बनती है ना, 2 मिनट मैगी, वैसे ही 2 मिनट्स में हमें चारों क्वेश्चन को क्या कर लेना है, बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना है। तो 2 मिनट मैगी में फर्स्ट दिवेर रिवाइज कीजिए, दूसरा राज सिंह रिवाइज कीजिए और धनाधन टाइप कीजिए ताकि आपको याद रहे। तीसरा आपको क्या याद रखना है, तीसरा क्वेश्चन कौन सा था, वो हाथी जो इतने महान थे, जो मुगल और किसकी तरफ से लड़े थे, मेवाड़ वंशी दोनों की तरफ से लड़े थे, वो बेस्ट वाले हाथी बता दो। फिर 4th नंबर पे क्या याद रखना है कि जो महाराणा प्रताप है उनका निधन हुआ है, उसका पूरा का पूरा कहानी जो है, जो फैक्ट की कहानी है, कौन सी कहानी है, फैक्ट की जो पूरा कहानी है, वो आपको अभी इस वक्त मुझे क्या करना है, बताना है, ताकि हमारे दिमाग में से कोई भी फैक्ट जो है वो बाहर नहीं जाए। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। तो महाराणा प्रताप का निधन कहाँ हुआ था, चावंड के पास बाडोली गांव में। क्लियर यहाँ तक, आगे चले। चलो फिर देखो, महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर निम्न में से किस स्थान पर छिपे थे। मतलब आपको बेसिकली वो पूछ रहा है
कि वो कौन सा स्थान है जहां पर महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर छिपे थे, क्योंकि जितने भी मेवाड़ वंशी लोग थे वो छापामार युद्ध पद्धति पर क्या करते थे, लड़ाई लड़ते थे, युद्ध लड़ते थे। तो इसीलिए वो एक जगह जाके छिपे ताकि बाद में वापस से क्या कर सके, उन पे वार कर सके। तो ये जगह कौन सी थी, देखो दक्षिण भारत हो नहीं सकता। दिमाग लगाओ कि आप कैसे, जब भी एग्जामिनर को इतना 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 वर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछना होगा ना, तो वो ऑप्शन इस प्रकार के सेट करेगा कि आप दिमाग को अप्लाई करके क्या कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। दक्षिण भारत हो नहीं सकता, मालवा पहाड़ी में हो नहीं सकता, अब इन दोनों में से क्या होगा, आंसर होगा। तो बेसिकली आंसर क्या है, छानछन की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं, छानछन की। अब इस क्वेश्चन को रटना मत, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और फिर से आंसर पढ़ते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, पांचों के पांचों क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। देखो साथ के साथ क्वेश्चन देखो, साथ के साथ पिछले वाले रिवाइज करो, और यही तरीका होता है एकदम बढ़िया तरीके से जोश के साथ पढ़ने का। और उसके बाद देखना आपको बहुत भूख लगेगी, और जैसे ही आपको भूख लगेगी समझ जाना कि आपने याद की है चीज। फिर देखो, महाराणा प्रताप मुगल सेना से बच के निम्न में से किस स्थान पे छिपे। अच्छा देखा, कौन सी पहाड़ी है, छानछन की पहाड़ी है। तो याद रखेंगे कौन सी पहाड़ी में छिपे थे, छानछन की पहाड़ियों में छिपे थे। ठीक है, अब फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार दिवेर के युद्ध के बारे में। जो भी चीजें आपने याद की है वो बता दो। तो मैं एक बार छोटा करके लिख देती हूँ यहाँ पे, अक्टूबर 1582 था, और महाराणा प्रताप वर्सेस क्या था हमारा, सेरिमा सुल्तान था। और ये क्या है, टॉडजी से क्या कहते हैं, टॉडजी से कहते हैं मेवाड़ मैराथन। क्या बोलते हैं, मेवाड़ मैराथन। ये हम पढ़ के आए हैं। फिर हम क्या पढ़ रहे थे, सेकंड क्वेश्चन हम राज सिंह पे पढ़ रहे थे, विजय कटकातु, है ना। राज सिंह का टाइम यार बहुत आसान है, याद रखना, 1652 से 1680। ठीक है, और दूसरा हम क्या कह रहे हैं, दूसरा हम ये कह रहे हैं, ये विजय कटकातु है। कैसा है, विजय कटकातु की उपाधि लिए है। और महाराणा यश प्रकाश क्या है, ये आप लोग टाइप देंगे करके, महाराणा यश प्रकाश। संगत रासों के बारे में, संगत जो रासो है, संगत रासो, इसके बारे में बताना है कि इसमें किसके चरित्र का वर्णन है, किसके चरित्र का ये वर्णन है। तो आपको पता है ये किसके चरित्र का वर्णन है। ठीक है, फिर दौलत विजय ने जो खुमान रासो लिखी है वो बप्पा रावल से लेके राज सिंह तक का पूरा क्या है, वर्णन है। फिर तीसरा क्वेश्चन हमने पढ़ा था वो बेस्ट वाले हाथी जो दोनों तरफ थे, जो मुगलों की साइड थे और जो मेवाड़ की साइड थे, उनके नाम पूछे थे। तो बहुत सिंपल थे, लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था कि भाई जो महाराणा प्रताप है उनका डेथ कौन सी जगह पे हुआ है। तो पहले तो हमने क्या रिवाइज किया कि ये 19 जैन 1597, और वो कितने साल के थे, 57 ईयर्स के थे। और खेजड़ बांध था कहाँ पे, चावंड के बारडोली के पास, चावंड के बारडोली के पास। तो ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन का हमें इंफॉर्मेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा याद रखना है। और फिर फिफ्थ नंबर में हम आ गए थे कौन सी पहाड़ी के पास, छानछन की पहाड़ी के पास। और इसी छानछन की पहाड़ियों में प्रताप क्या कर रहे थे, छिपके बैठे थे ताकि वापस से वार कर सके, वापस से क्या कर सके, वार कर सके। तो ये देखो इतना छोटा करके हमने एक बार फिर से क्या कर लिया है, सारा रिविजन कर लिया है। अब चलते हैं आगे की ओर। फिर देखो सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ है। ये वो डेट है जो राजस्थान के बच्चे बच्चे को याद है। तो ये है 9 मई 1540। अब यहाँ पे भी हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें 9 मई 1540 के अलावा क्या याद रखना है, जो इनका हिंदू तिथि है, हिंदू तिथि से जो इनका बर्थडे आता है वो भी हमें याद रखना है, क्योंकि उस दिन राजस्थान गवर्नमेंट छुट्टी की भी घोषणा कर देती है कई बार। तो हमें याद रखना है हिंदू तिथि अनुसार ZS3। अब आप कहोगे मैम ZS3 क्या है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया है। क्या है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। अब देखो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों को कई बार ये ज्येष्ठ और शुक्ल और तृतीया याद नहीं होते, तो उन लोगों ने एक कॉमन सी चीज निकाल रखी है। और विक्रम संवत भी याद रखना है, विक्रम संवत भी याद रखना है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत 1597। क्या है, विक्रम संवत 1597। ये जो हिंदू तिथि है, ये जो इनके बर्थडे की हिंदू तिथि है, ये हिंदू तिथि भी आपको क्या करनी है, 9 मई 1540 के अलावा याद रखनी है। हो सकता है कि वो आपको ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया करके पूछ ले। और बर्थ प्लेस सबको बताया, कुंभलगढ़ का बादल महल और उसकी जूना कचहरी। लिख देती हूँ बेसिकली। तो महाराणा प्रताप के जन्म के विषय में हमें हिंदू तिथि वाला बर्थडे भी याद रखना है। ठीक है, अब हिंदू तिथि वाला बर्थडे बोलो मेरे साथ।
तो हिंदू तिथि वाले बर्थडे में हम लिख देते हैं ZS3 और विक्रम संवत भी लिख देते हैं कि उस समय विक्रम संवत कौन सा चल रहा था, तो उस समय विक्रम संवत चल रहा था 1597 चल रहा था। और हमें ये भी याद रखना है कि वैसे अगर अंग्रेजी महीनों के अनुसार पूछे तो 9 मई 1540 था। फिर हमें स्थान भी याद रखना है कि किला कौन सा है, कुंभलगढ़ का किला है, और कुंभलगढ़ के किले में भी जो बादल महल है और उसका भी कौन सा कमरा, जूना कचहरी, ठीक है, जूना कचहरी। ये सारी चीजें जो है हमें इस वक्त क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर, आगे चलें, चलो। फिर देखो 7th नंबर क्वेश्चन। 7th नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे ध्यान रखना बिहार है, और हमारे दिमाग में पता है कि मिर्च पड़ी है केदार राय और सूजा खान की, इसीलिए ये सी ऑप्शन मैंने आपको दिया। क्यों दिया मैंने आपको सी ऑप्शन, क्योंकि जब भी मानसिंह का क्वेश्चन आता है पहले हमारे दिमाग में आता है कि बंगाल में मानसिंह ने किसने हटाया था। तो हेलुसिनेशन एक चीज होती है, हेलुसिनेशन का हिंदी में मतलब होता है भ्रम। तो हेलुसिनेशन के कारण, और वैसे भी जब गर्मी में एग्जाम होता है ना, तो हेलुसिनेशन की प्रोसेस आपकी बॉडी में पीक पे होती है। और आपने वो मृग मरीचिका का नाम सुना होगा ना, वो भी हेलुसिनेशन का ही एग्जाम्पल है। तो हमारी बॉडी भी बड़ी बदमाश है, वो भी क्या करती है, गर्मी के दिनों में हेलुसिनेशन करती है, और इस वजह से एग्जाम टाइम में ये बिहार आपको बंगाल दिखता है और ये केदार राय पे टिक हो जाता है। तो इसलिए आंखों को ऐसे बड़ा करके देखना कि यहाँ बिहार लिखा हुआ है, और सबसे पहले ऑप्शन काट देना कि ये तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये बिहार है और केदार राय वाला आंसर यहाँ पे नहीं होगा। मानसिंह ने निम्नांकित में से किन शासकों को पराजित करके मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार करवाई थी बिहार में। अब बिहार में कौन थे, देखो कतलू खां और नासिर खां थे, ये बिहार में नहीं थे। ये कहाँ थे, ये आपके उड़ीसा में थे। कहाँ थे, उड़ीसा में। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बिहार के अंदर कौन थे, पूरनमल और संग्राम सिंह। अब आपको इसमें एक चीज और अंदर जाके याद रखनी है, जो मैं इधर साइड में आपको पूरा क्या करके ले रही हूँ, लिख के दे रही हूँ। अब आपको क्या याद रखना है कि मानसिंह क्या को भेजा गया था बिहार। क्यों भेजा गया था बिहार, पहले तो ये याद रखनी है, बिहार क्यों भेजा भाई मानसिंह को, इसलिए भेजा बिहार मानसिंह को। एक मिनट, एक मिनट, बिहार मानसिंह को क्यों भेजा, बिहार इसलिए भेजा मानसिंह को। मानसिंह को बिहार भेजने का कारण क्या था कि वहां पे जितने भी स्थानीय जमींदार थे, जितने भी क्या थे, स्थानीय जमींदार थे, वो सारे के सारे क्या कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। क्या कर रहे थे, सारे के सारे विद्रोह कर रहे थे। और इसी विद्रोह को दबाने के लिए, इसी विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया गया था, मानसिंह को वहां पे भेजा गया था। अब मानसिंह वहां पे जाते हैं और गिद्धौर के जो राजा होते हैं, गिद्धौर एक जगह है, वहां की जागीर है, गिद्धौर के जो लोग हैं, पूरनमल है। कौन है, पूरनमल। इनको शांत करवाते हैं, कहते हैं कि देखो बदमाशी मत करो, अकबर जो है वो बहुत ताकतवर आदमी है। तो गिद्धौर के राजा पूरनमल और खड़गपुर, ये संग्राम सिंह कहां से थे, खड़गपुर से थे। संग्राम सिंह कहां से थे, खड़गपुर के संग्राम सिंह। इन दोनों को चुप कराते हैं। और इसके अलावा भी अन्य हैं, अन्य में जो है एक उड़ीसा के ये दोनों हैं, कतलू खां और नासिर खां हैं। इसके अलावा संभरपुर और हाजीपुर के भी है, हाजीपुर के राजा गणपत है। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, पहले वो सुनो और एकदम कूल होके सुनना कि भाई बिहार भेजा मानसिंह को। क्यों भेजा मानसिंह को बिहार, इसलिए भेजा ताकि जो स्थानीय जमींदार बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे थे ना, और कह रहे थे हम अकबर की बात नहीं मानेंगे, ये वो, हम अपनी चलाएंगे, तो फिर मानसिंह को भेजा, बोले जाओ यार, ऐसे अकबर की बात नहीं मानेंगे तो अकबर का पूरा भारत, एक पूरे भारत पे राजा बन के बैठने का सपना कैसे पूरा होगा। तो गए मानसिंह और गिद्धौर के पूरनमल को और खड़गपुर के संग्राम सिंह को बोले देखो अकबर बहुत ताकतवर है और इसलिए भलाई इसी में है कि आप क्या कर लीजिएगा, उसकी बात मान लीजिएगा। तो इतनी सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है। और केदार राय और सूजा खां यहाँ आंसर नहीं होगा, कतलू और नासिर खां भी नहीं होगा, क्योंकि ये कहाँ के थे उस समय, उड़ीसा के थे। तो सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलूं, याद रखोगे ना। चलो फिर देखो, निम्नांकित में से कौन सा तथ्य असत्य है। मतलब इस बार तो प्रॉपर आपको क्या पूछा है, फैक्ट पूछा है। यानी कि इन चारों ऑप्शन में एक दिमाग क्लियर रखना कि कोई फैक्ट, अब फैक्ट क्या हो सकती है, कोई संख्या हो सकती है, कोई ईयर हो सकता है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, कौन सा तथ्य, असत्य में दो चीज पूछी जाती है, कौन सा कथन और कौन सा तथ्य। जब कथन पूछते हैं तब उनकी मंशा रहती है कि वो क्या पूछे, कॉन्सेप्ट पूछे। और जब तथ्य पूछा जाता है तब या तो कोई संख्यात्मक मान, या तो कोई संख्यात्मक मान या कोई वर्ष, या क्या होता है, कोई वर्ष, ये होता है। तो अब इन सबको पढ़ो,
मुगलों के साथ वैवाहिक संबंधों ने राजपूत मुगल गठबंधन को दृढ़ता दी। ये तो कथन वाला सिस्टम है और ये क्या है, बिल्कुल सही भी है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। जहांगीर ने मानसिंह का मनसब घटा दिया था, बिल्कुल घटा दिया था जहांगीर ने। मानसिंह अकबर के काल में 10 हजारी। अब देखो यही तथ्य है और यही गलत है, क्योंकि अकबर ने मानसिंह को 10 हजारी नहीं दिया था, हालांकि मानसिंह को सर्वोच्च मनसब था, लेकिन 10 हजारी नहीं था, कितना था, 7 हजारी था। कितना था? और कौन सी उपाधि दी थी इसे? फरजंद की उपाधि, फरजंद की उपाधि। तो हमें पता चल गया कि यही स्टेटमेंट क्या है, गलत है। राजपूत शासकों ने मुगल सत्ता के लिए यथेष्ट योगदान दिया, बिल्कुल करेक्ट है। और देखो मैंने आपको अभी ट्रिक बताई कि इन्होंने तथ्य पूछा है तो हमेशा वर्ष या संख्यात्मक मान गलत होगा, बाकी तीनों स्टेटमेंट है, फैक्ट नहीं है, इसलिए ये तीनों ही हमारे आंसर नहीं है। फैक्ट एक ही जगह है, 10 हजारी, जो अपने आप ऑड दिख रहा है। आप खुद सोचो कि अकबर देगा बिल्कुल सबसे ज्यादा मनसब मानसिंह को, लेकिन वो कितना दे पाएगा? 7,000 का, 10,000 का नहीं दे पाएगा, इसलिए गलत जो आंसर है वो कौन सा है? सी है। क्लियर? अब थोड़ी थोड़ी रिवीजन की बारी कर लेते हैं। 7th नंबर क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था? 7th नंबर क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि बिहार गए हैं। कौन गए हैं? बिहार। मानसिंह गए हैं। किसने भेजा है? अकबर ने भेजा है। क्यों भेजा है भाई, क्यों? तो सॉरी, जो स्थानीय जमींदार है, जितने भी वहां पे स्थानीय जमींदार है, ये जो सारे के सारे स्थानीय जमींदार है, इन्होंने मचा रखा है रोड़ा, है ना, रोड़ा पे है, इन्होंने उपद्रव मचा रखा है और इसी उपद्रव को दबा रहे हैं। तो जो कौन है? एक है पूरनमल। पूरनमल कहाँ के है? पूरनमल है गिद्धौर के। गिद्धौर के राजा पूरनमल, उनको शांत कराया, बोले यार शांति से बात मान लो, अकबर बड़े क्या है, तेज इंसान है। और खड़गपुर के कौन थे? बिहार में ही खड़गपुर के कौन थे? संग्राम सिंह। कौन थे? संग्राम सिंह। तो ये हम पिछला पढ़ के आए और अभी हमने क्या पढ़ा है? 8th नंबर क्वेश्चन में ये चीज पढ़ी है। आगे चले, चलो अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है कि अकबर द्वारा मानसिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो कौन से वो प्रांत थे? तो वो प्रांत थे काबुल, बिहार और बंगाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। सबको पता है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो देखो 1585 में कहाँ भेजते हैं? मानसिंह को काबुल भेज देते हैं। याद रखना 1585 में कहाँ भेजते हैं? काबुल। और 1594 में कहाँ भेज देते हैं? 1594 में, तो 1594 में उन्हें भेज देते हैं बंगाल। तो हम याद रखेंगे काबुल, बिहार और बंगाल 3 जगह भेजा जाता है। 1585 में उन्हें भेजा जाता है काबुल, 1594 में उन्हें कहाँ भेजा जाता है? बंगाल। सिंपल। आगे चलें। और बिहार में हमें याद रखना है किसका नाम? एक पूरनमल का नाम, जो कि कहाँ के हैं? गिद्धौर के हैं। कहाँ के हैं? गिद्धौर के हैं। और दूसरा हमें किसका नाम याद रखना है? दूसरा हमें नाम याद रखना है संग्राम सिंह का। और संग्राम सिंह कहाँ के हैं? संग्राम सिंह है आपके खड़गपुर के, खड़गपुर। क्लियर? चलो फिर देखो, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? ये तो अभी हम पीछे पढ़े थे। मानसिंह के ही मनसब ने क्या कर दी थी? उन्होंने कमी कर दी थी। तो दिमाग में रखना है कि जैसे ही जहांगीर जो है वो बादशाह बनते हैं, वो किसके मनसब को कम कर देते हैं? वो पूरे के पूरे राजा मानसिंह के मनसब को कम कर देते हैं। फिर देखो, प्रथम राजपूत शासक कौन था जिसने अपनी रणनीति में किलों के स्थान पर पहाड़ों और जंगलों को प्राथमिकता दी थी? तो ये आदमी फील्ड पे आके लड़ना शुरू हो गया था। बोले किले में बैठ के कोई लड़ाई नहीं होती, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फील्ड में उतरना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि सोचने से पढ़ाई नहीं होगी, कॉपी पेन उठाना पड़ेगा, क्लास देखनी पड़ेगी, चीजें याद करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल यही रणनीति के पहाड़ों और जंगलों में उतरना पड़ेगा और उतर के क्या करना होगा? सारा का सारा काम करना पड़ेगा। तो ये कौन थे? ये थे मारवाड़ के राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन का आपको टाइम भी याद रखना है। मैं यहाँ अलग से आपको राव चंद्रसेन का टाइम भी लिख के दे रही हूँ, क्योंकि अब वो दौर आने वाला है जल्द, जब आप क्वेश्चन देखेंगे। बीच में ये आउट ऑफ ट्रेंड हो गया था, लेकिन अब ये ट्रेंड वापस जागेगा, जिसमें आपको राजाओं की सीक्वेंस या राजाओं के पीछे के ईयर पूछे जा सकते हैं। तो 1562 से 1581 ये जो टाइम है, ये किसका है? राव चंद्रसेन का है। फिर से देखो, 1562 से लेके 1581, ठीक है, ये पूरा का पूरा टाइम जो है वो किसका है? आपके राव चंद्रसेन का है। ये आपको क्या रखना है? याद रखना है। अब राज सिंह का जो टाइम है, राज सिंह का जो टाइम है वो आप लोग मुझे बताओगे, तो मैं फिर से बता देती हूँ। राज सिंह का जो टाइम है, राज सिंह का टाइम क्या है? राज सिंह का टाइम है 1652 से 1680।
1652 से 1680। तो ये अभी तक दो राजाओं की टाइमलाइन हमें क्या रखनी है, याद रखनी है। क्लियर, आगे चले। चलो फिर देखो, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। यानी कि प्रताप से पहले भी मारवाड़ के राव चंद्रसेन थे, जिन्होंने कहा था कि देखो यार अकबर, हम तुम्हारी अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे, हम अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ेंगे, और लड़कर हम क्या करेंगे, तुमसे अपोज करेंगे। बोले हमारी जमीन है ना, हम कैसे तुम्हें ऐसे ही दे दे, नहीं, हम लड़ना पसंद करेंगे। तो देखो, जो लड़ना पसंद करता है ना, उसका नाम इतिहास में होता है। और अकबर की आंखों के दो किरकिरी थी, एक मारवाड़ के राव चंद्रसेन थे, और मारवाड़ के राव चंद्रसेन के बाद मेवाड़ के प्रताप थे। तो इन दोनों लोगों ने अकबर को बता दिया था और अच्छे से छकाया, पूरा टेंशन दिया अकबर को। पूरे राजस्थान के अंदर ये दो ही इंसान ऐसे थे जिन्होंने अकबर को बता दिया कि इतना आसान नहीं है हमसे जमीन लेना, अगर हम जिद पे अड़ जाए ना तो तुम्हें अच्छी खासी क्या चटा सकते हैं, धूल चटा सकते हैं। इसलिए मारवाड़ के राव चंद्रसेन को प्रताप का पथ प्रदर्शक भी बोला जाता है। या मारवाड़ में ये राव चंद्रसेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राव चंद्रसेन जो है, अभी हम इनका पढ़ के आए हैं 1562 से 1581, ये इनका टाइम पीरियड है। और आपको क्या रखना है, याद रखना है। सिवाना के जंगलों में खूब घूमे हैं। डेथ जो है वो पाली के आसपास एक जगह है, वहां हुई थी। मतलब अच्छा खासा अकबर को इन्होंने भी क्या करा है, छकाया है। तो अब 1 से 12 क्वेश्चन हो गए हैं। पहला हमने दिवेर पढ़ा था, अब जल्दी से दिवेर के बारे में बताओ, जो भी मैंने दिया अभी। सेकंड क्वेश्चन हमने कौन सा पढ़ा था, सोचो। सेकंड क्वेश्चन हमने कौन सा पढ़ा था, विजय कटकातू वाला। तो ये विजय कटकातू के आसपास जो मैंने बताया है वो भी बताओ, जल्दी से सोचो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन था हाथी वाला, है ना, वो हाथी, बेस्ट वाले हाथी। तो वो बेस्ट वाले हाथी मुगल और मेवाड़ के, वो भी बताना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमने कौन सा पढ़ा था, फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमने पढ़ा था महाराणा प्रताप के निधन के विषय में, तो वो भी अभी बताइए जितने भी फैक्ट बताए। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमने कौन सा पढ़ा था, छानछन की पहाड़ियों का। तो ये छानछन की पहाड़ी से रिलेटेड जो भी फैक्ट आपको पता है वो भी आपको मुझे भी बताना है। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन हमने महाराणा प्रताप के बर्थडे से पढ़ा था। तो उसके बर्थडे के विषय में जो भी मैंने बताया वो भी प्लीज मुझे क्या करके दीजिए, टाइप करके दीजिए। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन हमने कौन सा पढ़ा था कि बिहार और मानसिंह का, तो वो भी मुझे अभी बताना है आप लोगों को, बिहार और मानसिंह का। एट्थ नंबर क्वेश्चन हमने कौन सा पढ़ा था, तो एट्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो हमने पढ़ा था मनसब से रिलेटेड एक फैक्ट। तो मनसब मानसिंह को आखिर अकबर ने दिया कितना था, आखिर अकबर ने दिया कितना था, ये बताना है आप लोगों को। और 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो अभी हम पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था काबुल, है ना। और काबुल कब गए, 1585 में। और हम फिर 1594 में कहाँ चले जाते हैं, हम बंगाल चले जाएंगे। और इसके अलावा एक जगह कौन सी थी, बिहार। और 10th नंबर क्वेश्चन जो है वो कौन सा था, हमारा 10वां क्वेश्चन। ऐसे करके हम सारे ही क्वेश्चंस को क्या कर जाएंगे, 1 गो राउंड में रिवाइज कर जाएंगे। तो 10th नंबर क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या था, मानसिंह था, है ना। 10th नंबर क्वेश्चन फिर से दिखाऊं आपको, ये देखो, बादशाह जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किसकी कमी कर दी थी, तो मानसिंह की कमी कर दी थी जहांगीर ने मनसब में, ठीक है। फिर 11th नंबर क्वेश्चन हमने राव चंद्रसेन से पढ़ा था। और 12th नंबर क्वेश्चन भी हमने किससे पढ़ा है, राव चंद्रसेन से पढ़ा है। ये सारे के सारे 12 क्वेश्चन दिमाग में अच्छे से बैठ गए। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो साथ ही साथ हमने एक छोटे तरीके से क्या कर लिया है, सभी चीजों का रिविजन कर लिया है, ठीक। अब देखो कठौली की लड़ाई। कठौली एक स्थान है और इस स्थान पर लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई, ये आपको पूछा गया है। तो ये किसके बीच में लड़ी गई थी, राय सिंह और इब्राहिम मिर्जा के बीच में। अब गौर से सुनना, गुजरात के जो मिर्जा बंधु थे, गुजरात के जो मिर्जा भाई थे, मिर्जा बंधु, ये बहुत परेशान कर रहे थे अकबर को, बहुत ज्यादा किसे परेशान कर रहे थे, अकबर को परेशान कर सॉरी अकबर को नहीं, ये बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे मुगलों को, ठीक है। और जब ये बहुत ज्यादा मुगलों को परेशान कर रहे थे तो इसीलिए राय सिंह और इब्राहिम मिर्जा को क्या किया गया था, राय सिंह को भेजा गया था इब्राहिम मिर्जा को चुप कराने के लिए। तो 1573 आपको डेट याद रखनी है। 1573 के आसपास जो है वो क्या करते हैं, मुगल्स जो है वो गुजरात के मिर्जा बंधु
को चुप कराने के लिए गुजरात के अंदर कि भाई ये मिर्जा बंधु ज्यादा परेशान नहीं करे, इसलिए राय सिंह को भेजा जाता है 1573 में अभियान देकर। और फिर ये जो इब्राहिम मिर्जा है इनको शांत करवाया जाता है, और उसके बाद राय सिंह का थोड़ा कद जो है वो मुगल दरबार में बढ़ भी जाता है। तो कठौली वो जगह है जहां पे राय सिंह और इब्राहिम मिर्जा के बीच में क्या हुई है, लड़ाई हुई है। तो गुजरात के मिर्जा बंधुओं के दमन के लिए 1573 में राय सिंह को भेजा गया था, और राय सिंह ने जाके कठौली वाली जगह पे इब्राहिम मिर्जा को क्या करवा दिया था, शांत करवा दिया था कि बोलो देखो लड़ने में कोई साड़ नहीं है, अकबर जो है वो क्या है, या मुगल सत्ता जो है वो क्या है, ताकतवर है। आगे चले, चलो फिर देखो 14th नंबर क्वेश्चन। बीकानेर महाराजा राय सिंह ने राय सिंह महोत्सव ग्रंथ के आरंभ में राव सिंहा से लेके, इंपॉर्टेंट लाइन, राव सिंहा से लेके राय सिंह तक की जो वंशावली लिखी है, ये वंशावली है राय सिंह महोत्सव। और ये वंशावली कौन सी भाषा में है, तो देखो हम जनरली बीकानेर के हैं राय सिंह जी, तो हम सोचेंगे कि ये मारवाड़ी में होगा या डिंगल में होगा, लेकिन नहीं, ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत। तो फिर से एक बार रिविजन करते हैं। हमें याद रखना है कि 1573 में गुजरात के जो मिर्जा बंधु हैं, गुजरात के जो मिर्जा बंधु हैं, मिर्जा बंधु, इनको चुप कराने के लिए मुगलों ने किसे भेजा था, तो इनको चुप कराने के लिए मुगलों ने भेजा था राय सिंह को। अब राय सिंह इनसे लड़ेंगे कौन सी जगह पर, तो कठौली वाली जगह पे लड़ेंगे। और इस कठौली वाली जगह में वो किससे लड़ेंगे, तो इब्राहिम मिर्जा से लड़ेंगे। किससे लड़ेंगे, इब्राहिम मिर्जा से ये क्या करेंगे, लड़ेंगे। दूसरा हमें ये भी याद रखना है कि इन्हीं राय सिंह ने संस्कृत लैंग्वेज के अंदर, कौन सी लैंग्वेज के अंदर, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर जो है वो बुक लिखी थी, जिसमें राव सिंहा से लेके और राय सिंह तक, कहां तक, राय सिंह तक पूरी की पूरी क्या लिखी हुई है, वंशावली लिखी हुई है। और ये जो वंशावली संस्कृत में लिखी है इसका नाम क्या है, राय सिंह महोत्सव। क्या है, राय सिंह महोत्सव। ठीक, इसका नाम क्या है, राय सिंह महोत्सव है। क्लियर, आगे चले, चलो फिर देखो बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 में किस अभियान पर भेजा गया था, तो दक्षिण के अंदर बुरहान मुल्क थे। तो बुरहान मुल्क बड़ी बदमाशी कर रहे थे, और वो क्या नहीं कर रहे थे, पैसे नहीं भेज रहे थे बेसिकली। तो पैसे नहीं भेज रहे थे तो गुस्सा आया मुगल शासकों को, और उन्होंने क्या किया, दानियाल के नेतृत्व में पूरी एक सेना बना के भेजी, जिसमें बीकानेर के राय सिंह भी शामिल थे, बीकानेर के राजा राय सिंह भी शामिल थे। और ये जगह कौन सी थी, थट्टा थी। तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण भारत में जो बुरहान उल मुल्क है, उन्होंने क्या किया था, बुरहान उल मुल्क ने पैसे देने से मना कर दिया था। मुगलों को बेसिकली कर देना होता है, और वो कर देने से क्या कर दिया था, मना कर दिया गया था। तो शहजादा दानियाल के नेतृत्व में एक बड़ी सेना बना के भेजी गई थी, जिसका हिस्सा राय सिंह जी भी थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए ये जगह कौन सी है, थट्टा। कौन सी जगह है, थट्टा। क्लियर, आगे चले, चलो। हाँ, फिर से अगेन ये सूचना कि ये पहली क्लास है जो एनडीसी क्लासेस वाले चैनल पे आ रही है, पेपर सॉल्यूशन की फर्स्ट ग्रेड की। उसके बाद की सारी क्लासें आपको एनडीसी क्लासेस वाले चैनल पर ही देखने को मिलेगी। तो आप जाइए जल्दी से और क्या कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसमें मैंने रीड के जो है पेपर सॉल्यूशन कराए थे, और अब से जितने भी पेपर सॉल्यूशन मैं कराऊंगी, चाहे वो सेकंड ग्रेड के हो या अन्य भर्तियों के हो, वो यही मिलेंगे। क्यों मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि वहां पे उस चैनल पे इतनी वीडियोस जाती है मेरी और सर की और दीपक सर की या अजय सर की, कि फिर आपको कुछ मिलता नहीं है। तो ये सेपरेट मैंने बना दिया है अपने लिए कि यहाँ पे आपको सारे एमसीक्यू का क्या मिल जाएगा, कलेक्शन मिल जाएगा, तो कि आपको बार बार खोजना नहीं पड़ेगा कि कहाँ जाए। तो जल्दी से जाना और इसे क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। फिर देखो 16, अब जो है, अब तो मैं बहुत आसानी है क्योंकि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, और 16 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है, विशेषताएं सारी है लेकिन कौन सी जो है वो मुख्य नहीं है, और निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। तो देखो मुख्य विशेषताओं में आता है सबसे लंबा लिखित संविधान हमारा ही है, हमने लिख डाले अनुच्छेद, है ना। और एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका, इसके बिना तो हमारा संसार ही नहीं चलेगा पूरा का पूरा लोकतंत्र का। फिर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये भी मुख्य है, लेकिन कौन सी मुख्य नहीं है, दोहरी नागरिकता मुख्य नहीं है। ये विशेषता है पर मुख्य विशेषता नहीं है। मुख्य विशेषता के अंदर 3 चीजें आ रही हैं, वो कौन सा है कि सबसे लंबा लिखित संविधान है, वयस्क मताधिकार है, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है, और संसदीय प्रणाली है हमारे पास। ठीक है, तो आगे चले, इजी।
फिर देखो 17 फैक्ट का क्वेश्चन है सीधा। पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन कब शुरू की गई थी? बहुत बार पूछी गई है और टूरिज्म आपके सिलेबस में लगता है। तो 26 जनवरी 1982 को कब शुरू की गई थी? 26 जनवरी 1982 को। डायरेक्ट डेट पूछ सकते हैं, इसलिए आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर देखो निम्नलिखित में से यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर घोषित नहीं किया गया है। किसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है, जंतर मंतर को भी शामिल किया गया है, आमेर को भी शामिल किया गया है, लेकिन मेहरानगढ़ किले को नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्लियर? ठीक। फिर देखो अगला, राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन की प्रोन्नति के लिए उपबंध किया है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये सिंगापुर के साथ किया गया था, तो हमें ध्यान रखना है कि किसके साथ किया गया है, सिंगापुर। तो एक बार फिर से थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि जो पैलेस ऑन व्हील्स है, पैलेस ऑन व्हील्स है, ये कब शुरू की गई? तो ये शुरू की गई थी 26 जनवरी 1982 को। फिर हमें याद रखना है कि हमें अगर पर्यटन में बहुत ज्यादा क्या पाना है, एक्सीलेंट पाना है। क्या पाना है? एक्सीलेंसी पानी है। तो हमें किसके साथ हाथ मिलाना होगा? तो हमें हाथ मिलाना होगा सिंगापुर से। ठीक है, सिंगापुर से हमें क्या मिलाना पड़ेगा? हाथ मिलाना पड़ेगा। ये बात हमने पढ़ी। और जो हमारी यूनेस्को की लिस्ट है उसके अंदर 6 किले हैं, केवलादेव नेशनल पार्क है और जयपुर की वर्ल्ड सिटी है, ये हमें ध्यान रखना है। और जंतर मंतर भी है, मेहरानगढ़ का किला नहीं है। फिर देखो निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल या जिला जो है वो सुमेलित नहीं है? फूल सागर बूंदी सही है, पांडुपोल अलवर सही है, किराड़ू मंदिर झालावाड़ नहीं है। किराड़ू मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, तो ये वाला पेयर गलत है। चंद्र महल जयपुर बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्लियर? चलो, निम्नलिखित में से कौन सी एक जियो टूरिज्म साइट है? कौन सी एक जियो टूरिज्म? तो ये अभी जब मुख्यमंत्री बने थे भजनलाल जी, तो उन्होंने घोषणा की थी। ये है रामगढ़ क्रेटर, है ना, 12 के पास है रामगढ़ क्रेटर। इसे ही क्या किया गया है, जियो टूरिज्म साइट जो है वो सरकार द्वारा घोषित किया गया है, राजस्थान सरकार द्वारा। हाँ, फिर देखो निम्नलिखित पर्यटन केंद्रों में से कौन सा अजमेर के पास स्थित नहीं है? कौन सा आपके अजमेर के पास स्थित नहीं है? तो आपका अजमेर के पास नहीं है। तारागढ़ अजमेर में है, दौलत बाग अजमेर में है, आना सागर अजमेर में है, लेकिन कौन सा नहीं है? गुलाब बाग नहीं है। ठीक, गुलाब बाग नहीं है। फिर चलो आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन केंद्र बाड़मेर के पास स्थित है? तो सम के रेत के टीले जैसलमेर में है। तो किराड़ू मंदिर जो है, ये किराड़ू मंदिर है, यही कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। अभी पहले भी यहाँ पे क्वेश्चन आया था। अब हमें थोड़ी बहुत चीजें जो है वो किराड़ू मंदिर के बारे में क्या रखनी है, याद रखनी है। अब कौन कौन सी चीजें हमें किराड़ू मंदिर के बारे में याद रखनी है, जो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रही हूँ। तो किराड़ू मंदिर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मंदिर है। इसमें टोटल जो है 5 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 5। इसमें से 4 जो है वो शिव जी के हैं, 4 मंदिर किसके हैं? शिव के। और 1 मंदिर किसका है? 1 मंदिर है भगवान विष्णु का। और जो सबसे प्रसिद्ध टेम्पल है शिव का वो कौन सा है? सोमेश्वर मंदिर। और ये बहुत ज्यादा सुंदर है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और ये जो जगह है इसमें बेसिकली ये जो है ये सोलंकी शैली, जो सोलंकी शैली होती है, जो क्षेत्रीय परमार शैली है, उसका मिश्रण है। कुछ कुछ मिश्रण गुप्त काल का भी कुछ टंच है इसमें, प्लस इसमें क्षेत्रीय जो परमार शैली है। क्योंकि इसके मंदिर के बाहर भी गंगा यमुना की मूर्तियां हैं। आप जब जाके देखोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि इस मंदिर के बाहर भी क्या है, गंगा और यमुना की मूर्तियां हैं। तो क्षेत्रीय परमार शैली प्लस जो सोलंकी शैली है, उन सब का ये क्या है, बहुत अच्छा ब्लेंड है। सोलंकी शैली, इन तीनों का ये क्या है, बहुत ही अच्छा ब्लेंड है। और गुर्जर प्रतिहार काल का लास्ट टेम्पल है ये। ठीक है, लास्ट यहाँ तक हमें क्या दिखता है, ये पूरा का पूरा मंदिर दिखता है। तो किराड़ू मंदिर के बारे में आपको ये सारी चीजें क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, फिर देखो कौन सा पर्यटन केंद्र और स्थान सुमेलित नहीं है? मेहरानगढ़ गलत है, मेहरानगढ़ बीकानेर में नहीं है। मेहरानगढ़ कहाँ है आपके? जोधपुर में। जसवंत थड़ा जोधपुर में है, करेक्ट। स्वर्ण कोठी टोक में है, करेक्ट। और रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में, ये भी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट। फिर देखो स्पीकिंग विद द नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म नामक पुस्तक के लेखक है। ये किताब है ना, बड़ी फेमस है। और ये किताब जो है वो रामचंद्र गुहा ने लिखी है। तो आपको सिर्फ याद रखना है एक शब्द, नेचर।
और दूसरा शब्द आपको याद रखना है इंडियन एनवायरमेंटल। उससे आपको अंदेशा हो जाएगा ये कौन लिखेंगे, रामचंद्र गुहा। तो याद रखना जब भी स्पीकिंग विद नेचर आ जाए, आगे लिखा हुआ आ जाए कि नेचर के साथ बातचीत करना, तो किसको उठा के ले जाना, रामचंद्र गुहा को। तो स्पीकिंग विद नेचर जब भी आए तब किसको याद रखना है, रामचंद्र गुहा को। याद रखोगे, कल के अगले सॉल्यूशन में पूछने वाली हूँ तब आंसर जरूर देना। फिर देना, देखो बियॉन्ड द हिंगस बोसोन, ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही है और न्यूज़पेपर में रही है। बेसिकली हिंगस बोसोन क्या है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था लार्ज हेडन कोलाइडर का, जिसमें ये देखा गया था कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी तब सबसे पहले कौन सा कण बना था। तो यहाँ भारत के एक वैज्ञानिक थे, भौतिक वैज्ञानिक, जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती, आशुतोष कोटवाल। आशुतोष कोटवाल। तो ये आशुतोष कोटवाल जो है वो इस लार्ज हाइड्रो कोलाइडर पर जो ये चल रहा था पूरा का पूरा, उन्होंने हिंगस बोसोन पर क्या किया था, रिसर्च किया था। लेकिन इतना ज्यादा ये वैज्ञानिक क्या नहीं हुए, फेमस नहीं है। ये भौतिक विज्ञानी है, क्या है ये, भौतिक विज्ञानी है, और ये इतने ज्यादा फेमस नहीं हुए। तो इनकी जो माँ है, इनकी माँ जो है जिनका नाम है मणिक कोटवाल, क्या है, मणिक कोटवाल। इन मणिक कोटवाल जो इनकी माँ है, इन्होंने इस पे बुक लिखी है जो मराठी में लिखी गई थी। एक्चुअली में किस में लिखी गई थी, मराठी में, पुत्र ऐसा कहा, पुत्र ऐसा कहा, ठीक है। इसको क्या किया था, इसी बुक को क्या किया गया था, जेरी पिंटो द्वारा क्या किया गया था, इंग्लिश में लिखा गया था। इंग्लिश में क्या किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था इसी बुक को। इसीलिए जो बियॉन्ड द हिंगस बोसोन पुस्तक है, उसका बेसिक जो राइटर है वो कौन है, मणिक कोटवाल, जो बेसिकली माँ है किनकी, आशुतोष कोटवाल की, जो भौतिक विज्ञानी हैं जिन्होंने लार्ज हाइड्रन कोलाइडर के प्रोजेक्ट में वो हिंगस बोसोन की जब पहली बार खोज होती है, फिर पता चलता है कि यहीं से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उसमें वो शामिल थे। और कहते हैं कि इनकी रिसर्च को इतना ज्यादा क्या नहीं मिला, फेम नहीं मिला। तो फिर उनकी माँ ने ठाना और उन्होंने बुक लिख डाली। एक्चुअली मराठी में लिखी गई थी, जिसको बाद में जेरी पिंटो ने क्या किया था, ट्रांसलेट किया था। और ये न्यूज़पेपर में बहुत रहा था, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसमें इस पे बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक। चलो फिर देखो 61 जून 2024 में लॉन्च हुई पुस्तक आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। अब देखो कुट्टी क्रिकेट स्टोरी से समझ जाना, ये दक्षिण भारत के क्रिकेटर होंगे, और इसीलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, आर अश्विन होगा। ये किसकी आत्मकथा है, आर अश्विन की। तो याद रखना आई हैव द स्ट्रीट्स। अब देखो गली क्रिकेट खेला जाता है ना, गलियों में कितना ज्यादा क्रिकेट खेला जाता है। तो आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। तो चलो यहाँ पे एक बार रुकते हैं। बियॉन्ड द हिंगस बोसोन किसने लिखी है, पहली बात। नेचर विद द स्पीकिंग विद द नेचर किसकी बुक है, और फिर ये कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये जो कुट्टी क्रिकेट स्टोरी है ना, इसे याद रखो। स्ट्रीट तो फिर भी आपको नहीं याद रहेगा, लेकिन कुट्टी क्रिकेट स्टोरी आपको याद रहेगा। और ध्यान रखना ये किसने लिखा है, आर अश्विन ने लिखा है। क्लियर, चले आगे। फिर देखो संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में किसने अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ली आरपीएससी ने, फिर भी हमें याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वाई भारत मैटर्स ये लिखी है डॉक्टर एस जयशंकर ने। तो याद रखना है, स्पीकिंग विद नेचर पूछ ले तो रामचंद्र गुहा, आपको हिंगस बोसोन वाली पूछ ले बियॉन्ड द हिंगस बोसोन तो मणिक कोटवाल, और अगर आपको पूछ ले कुट्टी क्रिकेट स्टोरी तो फिर आर अश्विन की वो ऑटोबायोग्राफी है, और फिर आपको वाई भारत मैटर्स पूछे तो डॉक्टर एस जयशंकर। क्लियर, भूलोगे नहीं। चलो राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत। देखो राम मंदिर अभी बहुत चर्चा में रहा है, तो इस पे रिलेटेड जो भी बुक है वो पूछी जा सकती है। वापस से पढ़ते हैं, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, आरिफ मोहम्मद खान, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और रमेश सिंह। तो ये जो 63 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या है, विमोचन किसने किया है, आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। क्लियर, चलो फिर देखो 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करती है। मैंने कहा है कि एकात्मक स्वरूप वाले से क्वेश्चन आएगा, इसलिए बना के भी दिया है, अब जल्दी से पढ़ो। पॉलिटी की तो वन शॉट भी देखी है हमने और एमसीक्यू भी किए हैं,
फुल लेंथ भी देखिए। और अब हम क्या कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो केंद्र की आपातकालीन शक्ति, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना, अवशिष्ट शक्ति केंद्रीय संसद के पास। देखो यहाँ पे भी केंद्र के पास जा रहा है मामला, ठीक है, राष्ट्रपति शासन केंद्र के पास जा रहा है, आपातकालीन लग रहा है, सब कुछ मामला किसके पास जा रहा है, केंद्र के पास। राज्य सरकार को निर्देश देने की केंद्र सरकार की नियुक्ति, सब जगह केंद्र हावी है, यानी कि सारा का सारा सिस्टम कौन सा है, एकात्मक का है। ये हुआ दिमाग लगाने का कि मान लो अगर याद नहीं आ रही है तब क्या करें, तब ये अप्लाई करना है कि ये सारी बातों में किसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है, केंद्र को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। यानी कि स्वरूप, ये जितनी भी विशेषताएं हैं ये एकात्मक की। अगर इसमें से एक भी ऐसी होती ना जिसमें राज्य हावी होता, संघात्मक हो जाती, या बैलेंस का खेल होता राज्य और संघ के बीच में, तो फिर संघात्मक हो जाती। लेकिन चारों ऑप्शन को देखने पर ये कॉमन सेंस भी जिंदा कर लो, क्योंकि एकात्मक और संघात्मक में कंफ्यूजन बहुत होता है कि कौन सा एकात्मक है कौन सा संघात्मक है, इतना रटने के बाद, इतना समझने के बाद भी होता है। तो फिर दिमाग अप्लाई करना है, और दिमाग अप्लाई करके क्या करना है कि जहां भी क्वेश्चन में केंद्र हावी हो रहा है एकात्मक के पास भेजो, जहां पे संघ हावी हो रहा है, सॉरी, जहां पे राज्य हावी हो रहे हैं या संघ और राज्य के बीच बैलेंस बन रहा है, संघात्मक में डालो। क्लियर? तो सही आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऑल आर क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघीय शब्द, भारतीय संविधान में संघीय शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। देखो उद्देशिका में नहीं है, भाग 3 में भी नहीं है, अनुच्छेद 368 में भी नहीं है। संघीय शब्द जो है वो कहीं पर भी क्या नहीं हुआ है, उपयोग में नहीं आया है। ठीक है, फेडरल, यहाँ पे संघीय का मतलब यूनियन मत समझ लेना, फेडरल। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और संविधान में संशोधन, ये दोनों चीजें हमने किससे ली है भाई, दक्षिण अफ्रीका से ली है। तो हमें ध्यान रखना है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव और संविधान में संशोधन, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने दोनों कहां से ली है, दक्षिण अफ्रीका से ली है। ठीक, फिर देखो भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ है, क्या अर्थ है शून्यकाल का, तो सत्र का प्रथम घंटा बिल्कुल नहीं, वो तो रोज रूटीन के काम में जाएगा। विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं, प्रश्न काल के पूर्व नहीं, प्रश्न काल के ठीक पश्चात का काल, उसके बाद का काल। ठीक है, हाँ, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, प्रजातांत्रिक पद्धति है, मूल अधिकार और कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ये तो बेमेल सा लग रहा है ना, यही क्या होगा, आंसर होगा, रोजगार की सुरक्षा नहीं है भारतीय संविधान की विशेषता। फिर देखो वर्ष 2024 करंट का क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का सही समूह है, जो सितंबर 2024 में घोषित हुआ है, कर्मा फुत्सो भूटान, हयाओ मियाजाकी जापान, ये सही है, फरवीजा फरहान इंडोनेशिया, न्यूगेन थी फ्यूंग वियतनाम, ये भी सही है। और याद रखना ग्रामीण डॉक्टर मूवमेंट्स जापान, ये सारे के सारे नाम याद रखने हैं ये सभी। अब कहोगे मैम यार याद करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको सिर्फ आपको पढ़ना है और सिर्फ क्या करना है, गौर से देखना है, ज्यादा इस पे हमें चर्चा नहीं करनी, क्यों, क्योंकि ये नाम ऐसे हैं जो हमें याद नहीं होंगे। बड़े गौर से कर्मा फुत्सो को देखेंगे, हम मियाजाकी को देखेंगे, ठीक है, और परवीना फरहान को देखेंगे, फरवीजा को, न्यू गएन थी फ्यूम, इसका भी नाम देखो वियतनाम, और ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट जापान, इनको सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। आगे चले, फिर देखो वर्ष 2024, वहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ष 2024 का अंतरराष्ट्रीय फिल्म को गोल्डन पीकॉक प्राइज, तो 2024 और गोल्डन पीकॉक प्राइज ये किसे मिला है, ये मिला है एंडलेस बॉर्डर्स को। किसको मिला है, एंडलेस बॉर्डर्स को। यूट्यूब पे इसका वो देख लेना एक बार, एंडलेस बॉर्डर लगाना और एंडलेस बॉर्डर लगा के इसका क्या देख लेना, थोड़ा प्रोमो देख लेना, तो आपको याद रहेगा कि वर्ष 2024 में इस अंतरराष्ट्रीय फिल्म को क्या मिला है, गोल्डन पीकॉक प्राइज मिला है। और कल जब हम दूसरी एमसीक्यू की क्लास देखो ना, तब मुझे बताना कि आपने एंडलेस बॉर्डर्स को यूट्यूब पे जाके सर्च किया है, तो जितनी बार जो चीज सर्च की हुई होती है ना वो याद रहती है। फिर देखो वर्ष 2024 में, अब ये 2025 का पद्मश्री नहीं पूछ रहे हैं, अभी हम 1 साल का पूछ रहे हैं, तो वर्ष 2024 में पद्मश्री से सम्मानित विदेशी नागरिकों में कौन शामिल नहीं है, तो विदेशी नागरिकों में कौन शामिल नहीं है, कि 2024 में जिन जिन को पद्मश्री दिया जो विदेशी नागरिक थे उसमें से किसको शामिल नहीं किया गया है,
तो शिंजो अबे जो जापान के प्रधानमंत्री हैं उनको नहीं शामिल किया गया है, यंग लियू है, रेजाबान चौधरी है और चार्लोट चैप्पिन है। फिर देखो 72, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी वाले लोगों को तो बहुत अच्छे से याद रहता है। साहित्य क्षेत्र का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 58वां किन साहित्यकारों को प्रदान किया गया है? अभी लेटेस्ट भी आ गया है, वो भी पढ़ना होगा। तो राकेश चौरसिया नहीं, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार, ब व स इन दोनों को मिला के दिया है। तो ये क्या है? इजी क्वेश्चन है। फिर देखो वर्ष 2024 तक कुल कितने गणमान्यों को भारत रत्न प्रदान किया जा चुका है? कि वर्ष 2024 तक टोटल कितने लोग हो गए हैं जिनको आपने क्या दे दिया है? भारत रत्न दे दिया है। तो कुल कितने हो गए हैं? 53। याद रखना, कुल कितने हो गए हैं? 53 हो गए हैं। टोटल कितने हो गए हैं? 53। क्लियर? चले चलो वर्ष 2023 का, अब देखो यहाँ पे भी ध्यान रखना, वर्ष 2023 का पूछा है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया था? तो वर्ष 2023 में दिया था क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलें। फिर देखो वर्ष 2023, यहाँ पे अगेन कौन सा ईयर दे रखा है? वर्ष 2023 दे रखा है, 24 नहीं, 23 का शांति का नोबेल प्राइज। तो ये किसे मिला है? नरगेस मोहम्मदी को मिला है। किसे मिला है? नरगेस मोहम्मदी को। ठीक, चलो हाँ, तो आज की क्लास जो है यहीं पे क्या हुई है? कंप्लीट हुई है। ये जो सारे पेपर अभी हम टेस्ट सीरीज में दे रहे हैं उन्हीं का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। पहला पेपर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? एनडीसी वाले चैनल पे देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बाद के सारे पेपर आपको दूसरे वाले चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो फिर आपको क्या करना है? उसी चैनल को सब्सक्राइब करना है। सेकंड जो पेपर सॉल्यूशन है वो वहीं आएगा, उसके बाद सारे वहीं आएंगे। तो जल्दी जाइए और वहां जाकर इसे क्या कीजिए? सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। चलो आज के लिए इतना ही, बाय। अगली क्लास में मिलेंगे, बाय। चलो बात करते हैं साइंस के ऊपर और रीजनिंग के ऊपर जो है। अब अपने जो क्वेश्चंस के आंसर के बारे में बात करेंगे। तो अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, या फिर जो अपना क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पेपर का, क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सकीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, ये वाला अपना प्रश्न है। देखो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे? एक था भूमि भराव, एक था भस्मीकरण, एक था पुनर्चक्रण और एक था जल में निस्तारण। देखो ये जो 4 तरीके हैं ये अलग अलग चीज के लिए बेस्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा देखो अपने को जो देखना है वो चिकित्सकीय तकनीक के लिए। चिकित्सकीय के लिए क्या किया जाता है? देखो इसके लिए किया जाता है भस्मीकरण। क्यों किया जाता है? देखो कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका पुनर्चक्रण करना पड़ता है। जैसे प्लास्टिक होता है, तो वो क्या होता है, उसको खत्म तो कर नहीं सकते, उसका पुनर्चक्रण करते हैं, मतलब उसको वापस चेंज करते हैं, अलग अलग माध्यम में बदलते हैं। जैसे कच्चा प्लास्टिक है, उसे जो है थैलियां बनाने में काम ले लिया, तो मतलब वो क्या हो जाएगा? उसका पुनर्चक्रण हो जाएगा। पुनर्चक्रण किसका किया जाता है? पुनर्चक्रण जो किया जाता है वो किया जाता है प्लास्टिक की चीजों का। भूमि भराव, देखो कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मान लीजिए जो कीचड़ होता है उसको कैसे खत्म करेंगे? उसको क्या है कि जैसे जहां पर बहुत बड़े बड़े गार्डन बनाए जाते हैं तो नीचे जो है वो उसको भर दिया जाता है। किसको? जो अपशिष्ट जो होता है नालियों वगैरह का, उसको भर दिया जाता है, जिससे वो जमीन क्या होती है वहां पर उपजाऊ हो जाती है और अपशिष्ट पदार्थ भी जो है वो यूज में आ जाते हैं। तो उनके लिए भूमि भराव होता है। लेकिन जो चिकित्सकीय तकनीक होते हैं, चिकित्सा से संबंधित जो वस्तुएं होती है उनका भस्मीकरण किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं? उसके अंदर जो है वो केमिकल होते हैं। केमिकल किसी ना किसी तरीके से अगर कहीं पर उसको कचरे के रूप में डाला जाएगा तो कहीं ना कहीं वो वायुमंडल को नुकसान पहुंचाया जाएगा। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद कर लेना। भस्मीकरण जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन अपना यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? देखो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र जो है ना, ये क्वेश्चन मैं 5-7 बार आपको करवा चुका हूं और मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर जो होगा सागर पारिस्थितिकी तंत्र। तो ये क्वेश्चन यूं समझ लीजिए कि अपना जो करवाया हुआ क्वेश्चन है वो ही जो अपने टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, देखो जैसे पानी होता है, जैसे हम
पानी कई दिन तक एक जगह रह जाता है तो वहां पर जीव बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो समुद्र या फिर सागर जो होते हैं उसके अंदर तो पानी होता है, छोटे छोटे कितने सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, कितनी सारी मछलियां होती है, कितनी बड़ी मछलियां होती है, और इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, तो सागर पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 27, देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है। देखो कार्बन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है और ऑक्सीजन चक्र होता है, लेकिन फास्फोरस चक्र नहीं होता है। तो अपने को यही बताना था कि कौन सा जो है वो चक्र नहीं होता, तो फास्फोरस कोई भी प्रकार का चक्र नहीं होता है, ठीक है। 27 का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है। अब लेट अस सपोज ये क्वेश्चन के बारे में आपने नहीं पढ़ा हुआ, आज तक नहीं पढ़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, अब से पता होना चाहिए कि चक्र कौन से होते हैं। 3 प्रकार के चक्र होते हैं, कार्बन चक्र होता है, नाइट्रोजन चक्र होता है और ऑक्सीजन चक्र होता है। देखो एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह किन कानूनों के रूप में होता है। देखो इसमें होगा उष्मागतिकी का नियम, ठीक है, उष्मागतिकी के नियम के आधार पर जो पारिस्थितिकी का ऊर्जा प्रवाह होता है। देखो पहले तो मैं आपको उष्मागतिकी का नियम बताता हूं। देखो थर्मोडायनेमिक्स का रूल ये होता है कि ऊर्जा होती है वो ना तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित की जा सकती है। इसको थोड़ा सा मैं प्रूफ भी करके दिखाता हूं। देखो हमने पढ़ा था कि एक वस्तु जो है वो h हाइट के ऊपर है, स्थित है, मतलब यूं पकड़ी हुई है खाली, उसके अंदर क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। अब जब छोड़ना स्टार्ट करेंगे तो यही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होने लगेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊर्जा नई नहीं बन रही है, नई नहीं बन रही है, ये जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित हो रही है। उसी तरीके से पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि जैसे पेड़ पौधे होते हैं, उनको जो जीव खाते हैं, मतलब जैसे गाय खाएगी तो उनको ऊर्जा मिल जाएगी, फिर गाय जो है वो दूध देगी, मान लीजिए वो इंसान पीता है तो वो ऊर्जा इंसान को मिल जाएगी और वहां से कम हो जाएगी। मतलब ऊर्जा का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवाह हो रहा है, ना तो नष्ट हो रही है ना ही ऊर्जा नहीं बनाई जा सकती। ये थर्मोडायनेमिक्स का नियम होता है और पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो इसी के आधार पर कार्य करता है। अब एक चीज मैंने और बताई थी कि देखो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ऊर्जा का प्रसार कितना होता है। देखो यहां पर 100 ऊर्जा थी, जब अगले माध्यम में पहुंचेगी तो 10% पहुंचेगी, इसके अगले माध्यम में पहुंचेगी तो वो 1% जो है वो पहुंचेगी, फिर 0.1% पहुंचेगी। मतलब ऊर्जा जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो केवल 10% ही जाती है। ये एक प्रश्न आया हुआ भी है और मैंने ये पिछले क्लासेज में भी बता भी रखा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, माध्यम का मतलब देखो कैसे क्या हुआ, जैसे मान लो कि चूहा है, चूहे को बिल्ली खाती है, अगर चूहे के अंदर 100 जूल की ऊर्जा थी तो अगले के अंदर कितनी पहुंचेगी, मतलब 100 कैलोरी की थी तो अगले में पहुंचेगी 10 कैलोरी। उससे ऊपर मान लो बिल्ली को शेर खाता है तो शेर को कितनी मिलेगी, 1, ठीक है, 1 कैलोरी की, मतलब 10% का जो है वो प्रवाह होता है। अब देखो ये शायद ये क्वेश्चन लगभग आप सभी को ये आता होगा कि वर्मी कंपोस्ट एक पर्यावरण अनुकूलित खाद मानी जाती है, ठीक है, ये किससे प्राप्त की जाती है, तो केंचुए की खाद वर्मी कंपोस्ट के नाम से जानी जाती है। केंचुए की खाद वर्मी कंपोस्ट नाम से जानी जाती है, बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जमीन के अंदर इनको छोड़ दिया जाता है और ये जो है मिट्टी को खाते हैं, मतलब मिट्टी को जो है वो लेते हैं और बाहर जो है वो उपजाऊ रूप में निकालते हैं, जिसके फलस्वरूप इसको वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है, ठीक है। अब देखो एक अपना सेकंड चैनल और है, ठीक है, एनडीसी क्लासेज बीकानेर के नाम से, ठीक है, इसको भी आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अब ये आपको कहां पर मिलेगा, तो जैसे ही ये वीडियो जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इस वीडियो के प्रोफाइल में जब जाएंगे तो अपनी प्रोफाइल खुल जाएगी, तो वहां पर सबसे ऊपर जो है वो एनडीसी क्लासेज नाम से एक चैनल और आपको दिखाई देगा। अब जल्द ही इसके ऊपर भी बहुत सारे नए नए बैच की क्लासेज स्टार्ट होने वाली, तो ये चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा मटेरियल जो है वो मिलने वाला है और बहुत अलग अलग एग्जाम के भी इसके ऊपर जो है आपको मैटर मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो अब यहां से रीजनिंग स्टार्ट हो गई। ये 5 क्वेश्चन थे वो किसके थे, साइंस के। अब रीजनिंग स्टार्ट हो गई। देखो विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सेट से सबसे अधिक समानता रखता हो। देखो यहां पर है हिरण, यहां पर है गाय, फिर है जिराफ। ऑप्शन ए है शार्क, लकड़बग्गा, सिंह और घोड़ा।
अब इसके अंदर अपने को सिमिलरिटी देखनी है। देखो हिरण, गाय और जिराफ ये तीनों क्या है, ये शाकाहारी जीव है, शाकाहारी, ठीक है। अब इनमें देखो ये मांसाहारी है, ये भी मांसाहारी, ये भी मांसाहारी है, तो घोड़ा जो है वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये भी शाकाहारी जीव है, ठीक है। 38। अब देखो उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहले से। देखो ये क्या है, 7 और 56, तो 7 8 56 होता है, ठीक है। मतलब 7 की गुणा अगर 8 से करूं तो 56 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि 8 से गुणा हो रही है, यहाँ पर जो संख्या है उससे 8 से गुणा हो रही है। अब अपने को क्या लाना है, 248 लाना है, 248 लाना है, ठीक है। गुणा किससे करनी है, 8 से करनी है, तो संख्या कौन सी, तो x मान लेते हैं उस संख्या को, ठीक है। तो 248 बट्टा में 8, ठीक है। तो ये देखो 8 ये 24 और 31, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखो अपने को यहाँ पर दिमाग लगाना है, 7 की गुणा किस संख्या से करें कि 56 आ जाए, 8 7 8 56। अब यहाँ पर किसी ना किसी संख्या से को 8 से जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 248 आ जाएगा, ये देखो 248, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, 8 का भाग लगाते ही उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और एक तरीका यूं भी होता है, आपको पता है कि गुणा तो 8 से करनी है, तो इन सबको 8 से गुणा करके देख लो। देखो इसको 8 से जब गुणा करेंगे तो 8 8 64, लेकिन अपने को तो 8 चाहिए लास्ट अंक पे। अब इसको करेंगे तो 8 एकम 8, तो ये उत्तर हो सकता है। इसको 8 से करेंगे 8 एकम 8, ये भी उत्तर हो सकता है। तो अपने को पूरी गुणा करके देखो, मतलब 28 को 8 से, 31 को 8 से, 41 को 8 से और 52 को 8 से जब गुणा करेंगे, जिससे भी 248 आता है वही अपना उत्तर होगा, या फिर ये तरीका भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में देखो क्वेश्चन है X4Z T9U P25P, ठीक है। इस तरीके से आगे चल रहा है। अब देखो यहां पर ये 2 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ठीक है, और ये 13 का स्क्वायर है। देखो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर गैप एक जैसा नहीं है, 2 3, 3 से 5, 5 से 7, यहाँ पर 2 2 का गैप है, लेकिन यहाँ पर एक का ही गैप है। तो इसके अंदर मतलब ये हुआ कि गैप वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं लगने वाला, ठीक है। गैप वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, तो क्या लगने वाला है, देखो ये भी अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, तो इससे अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी। देखो 9 नहीं लिख सकता मैं, 9 लिखूंगा तो 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ये एक विषम संख्या है। अपने को चाहिए अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब वो होता है जो खुद के और एक के पहाड़े के अलावा किसी से ना कटे। अब देखो एक बात, अगर यहाँ पर मैं 8 लिखूं तो 8 तो 2 के पहाड़े से भी कटता है, 4 के पहाड़े से भी कटता है, 1 के पहाड़े से भी कटता है, इसका मतलब ये अभाज्य नहीं है। जैसे 9 लिखता तो 3 के पहाड़े से भी कट रहा है, ठीक है, और 9 के पहाड़े से भी कट रहा है, 1 के पहाड़े भी, ये भी नहीं है। अब जैसे यहाँ पर 7 जैसे आया तो ये केवल 7 और 1 के पहाड़े से कटता है, इसका मतलब अभाज्य संख्या ये है। लेकिन 7 यहाँ पर आ चुकी, अपने को यहाँ पर अगली अभाज्य संख्या देखो 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 है ही नहीं, क्योंकि 5 और 2 दोनों से कटती है। अब आएगी यहाँ पर 11, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 11 का देखो स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, तो 11 का स्क्वायर आएगा तो या तो ये वाला उत्तर होगा या फिर ये वाला उत्तर होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देखो अगला जो है, अब देखो यहां पर क्या चल रहा है, देखो LMN, देखो LMNOP QRSTUVWX, मतलब 4 का गैप चल रहा है। अब यहां पर भी क्या होगा, 4 का गैप चलेगा, देखो DEFGH, ठीक है। तो H जिसके साथ में है ये वाला अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पहले क्या देखा, पहले ये संख्या की कौन सी संख्या आएगी, तो अभाज्य संख्या लेनी है। जो 7 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी आती है, तो अभाज्य संख्या आती है, वो आती है अपनी 11, तो 121 वाला उत्तर होगा दोनों में से कोई। उसके बाद में हमने देखा कि ये जो आगे वाले डिजिट है ये किस तरीके से चल रहे हैं, तो मैंने देखा इसके अंदर 4 का गैप है, इसमें 4 का गैप है, इसमें 4 का गैप है। तो अब यहां पर जो आएगा वो क्या D से 4 गैप वाला नहीं आएगा, तो D से 4 गैप वाला अपना हो जाएगा H। 40 नंबर, ठीक है। अब देखो 40 नंबर में अपने को क्या करना है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर दे। मतलब इस प्रश्न चिन्ह की जगह क्या आएगा,
देखो सबसे पहले अपना जो फर्स्ट स्टेप होता है वो देखने का होता है गैप देखने का, क्या गैप चल रहा है वो बराबर चल रहा है। अगर बराबर चल रहा है तो वहां पर बहुत इजी हो जाएगा अपने। तो पहले गैप चेक करते हैं। देखो 3 का गैप है, ठीक है, 6 का गैप है, 12 का गैप है, ठीक है, और इसके बाद में 24 का गैप है। तो आगे वाला कितना आएगा, 48 का गैप, ठीक है। देखो ये इसमें जो है गैप इसमें जुड़ रहा है, ये 6 5 11, 11 और 12 23, 23 और 24 47, 47 और 48 जोड़ने पर जो आएगा वो अपना यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो देखो कितना 7 14 1 15 95, 95 जो है उत्तर हो जाएगा। देखो 48 और 47, 7 7 14 1 15 और ये 95, ये अपना यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। अब क्या बताना है कि कौन सा फिट नहीं है, उस वर्ण संख्या का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में उपयुक्त फिट नहीं है। देखो ये है कि एम ये चल रहे हैं, ठीक है, उसके साथ में यहाँ पर डिजिट्स भी अपने चल रहे हैं। देखो के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, तो इसमें तो कोई गलती नहीं है। जो इंग्लिश वाले डिजिट जो चल रहे हैं, अल्फाबेट जो चल रहे हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब गलती देखो, गलती कहां पर होगी इसमें। देखो इसमें कितना अंतर है, 12 का अंतर है, इसमें कितना 12 का अंतर है, इसमें कितना है 12 का अंतर है। अब देखो इसमें कितना अंतर है, इसमें 13 का अंतर है। इसका मतलब जो 76 है ये अपना फिट नहीं है। यहाँ पर कितना होना था, यहाँ पर होना था 75, 75 अपने को यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो उस अक्षर अंकीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। देखो यहाँ पर है 2 4 8 16, देखो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 32, तो अगला क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। मतलब आगे वाले जो डिजिट होंगे वो तो हो जाएंगे 64। अब इनमें गैप चेक करो। देखो R S T U V W X Y Z, मतलब 2 2 का गैप चल रहा है। तो इससे पीछे अपने को लेना है। देखो ये कितने नंबर पे है, ये 20 नंबर पे है, ये 18 नंबर पे है, ये 22 नंबर पे है, ये 24 पे है, ठीक है, ये 26 पे है। तो अब कितने नंबर वाला आएगा, 16 नंबर वाला, मतलब 16 नंबर पे आता है अपना P। तो 64P जो है ये सी ऑप्शन ये हो जाएगा। 64P अपना बिल्कुल सही ऑप्शन अपना हो जाएगा, ठीक है। अब है 43 नंबर क्वेश्चन। अब देखो उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक है। अब देखो फिर से अपने पहला स्टेप अपना है गैप देखने का। देखो कितना गैप है, 25 का गैप है, इसमें फिर से 25 का, इसमें फिर से 25 का, इसमें फिर से 25 का। अब 112 में अपने को क्या जोड़ना है, 25 जोड़ना, तो कितना आ जाएगा 137। तो सी ऑप्शन ये अपना बिल्कुल सही अपना ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये जो अपने क्वेश्चन थे वो मैथ रीजनिंग के जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन होंगे वो हिंदी और मैनेजमेंट के क्वेश्चन है जो आपको कौन कराएंगे, अजय सर करवाने वाले हैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। नमस्कार साथियों। तो आज अपना ये चल रहा है फर्स्ट पेपर का, जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर चल रहा है, और उसके जो अपने पेपर चल रहा है, पहला पेपर जो सॉल्यूशन करवा रहे हैं हम, जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसका। तो पहले ऋचा मैडम ने करवा दिया जो जीके का जितना भी क्वेश्चन है, उसके बाद दीपक सर ने आपको करवाया है साइंस और मैथ रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है वो करवाए हैं। अब मैं आपको करवाऊंगा वो है हिंदी के क्वेश्चन है कुछ। हिंदी आपको पता है लगभग हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर अपने 90 से 95% स्टूडेंट हैं जो हिंदी के ही हैं, तो उनको हिंदी के अंदर तो दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो भी अपने 5 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट पेपर के अंदर, तो वो 500 क्वेश्चन तो हमें एक तरफा ही करने हैं। एक तरफा यानी कि इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए अपना। लेकिन उसके साथ भी हम मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के क्वेश्चन, जो उम्मीद है कि हमें लगभग 15 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे, तो उसमें से भी हम यही प्रयास करेंगे कि 13 से 14 क्वेश्चन एग्जैक्ट हमें एग्जाम के अंदर देखने को मिले और सही तरीके से हम कर सकें। उनके अनुसार देखेंगे हम। डाउट सेशन है एक प्रकार से ये, तो डाउट सेशन के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमें टफ लगते हैं, जो टफ हैं वाकई में। वैसे मैनेजमेंट के अंदर और हिंदी के अंदर टफ क्वेश्चन बनते नहीं है इतने, फिर भी अगर हमें कुछ लगता है कि थोड़े बहुत डाउट कौन कौन से हैं तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। और बात करें तो बुक लगभग बहुत सारी
मार्केट में आ चुकी है अपनी, जैसे दिग्दर्शन आई थी सबसे पहले, उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड की जो 5100 वाली आई थी, उसके बाद में 7100 आई थी सेकंड ग्रेड की, उसके बाद में रीट की आई थी जो मेंस की आई थी, और फिर आगे अपने व्याख्याता के लिए, स्कूल व्याख्याता के लिए आ गई, गाइड आ गई, और अब सेकंड ग्रेड के लिए आ चुकी है मार्केट के अंदर। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो मन लगाकर तो जाकर अपने इनको परचेज कर सकते हो, नहीं तो ऐप के अंदर भी एक प्रकार से आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। और टेस्ट सीरीज चल रही है, आपको पता है स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड के लिए। सेकंड ग्रेड का तो मैं मानता हूं कि टेस्ट सीरीज के लिए तो अभी टाइम निकल चुका है, लेकिन फिर भी अगर बात करें सेकंड ग्रेड की, तो सेकंड ग्रेड के अंदर अभी भी टाइम है, क्योंकि सितंबर के अंदर पेपर है। तो सितंबर के अंदर अभी जो करवाएंगे एक प्रकार से स्कूल व्याख्याता खोज परीक्षा के बारे में आपको पता होगा, वो 1 जून को है। उसके बाद में सेकंड ग्रेड का भी प्लान कर रहे हैं, तो उसके सेकंड ग्रेड का कब होगा वो भी आपको सर बता देंगे, ठीक है। तो सेकंड ग्रेड के अंदर आपको पता है कहाँ पे चल रही है टेस्ट सीरीज, बीकानेर, जयपुर और सूरतगढ़ के अंदर चल रही है, और बड़ी जबरदस्त तरीके से चल रही है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है और ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो तो आप जाकर जरूर ज्वाइन कर सकते हो। अब ये देखो अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब एक चीज और है, सिक्वेंस लगा हुआ है जो पेपर के अंदर है। पेपर के अंदर 1 से लेकर 75 आपके क्वेश्चन है, तो आप वहां से देख सकते हो कि 30 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो वैसे क्रमबद्ध तरीके से नहीं दिए हुए, क्योंकि पहले जीके का होता है, फिर साइंस का, फिर मैथ का, फिर हिंदी और मैनेजमेंट का, तो उसी प्रकार से हम बताएंगे। लेकिन हमें सीक्वेंस चेंज नहीं किया कि 30 नंबर, अगर पेपर के अंदर आपके 30 नंबर क्वेश्चन है तो यहीं पर हमें 30 नंबर के हैं, ठीक है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना, हमें शुद्ध कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, और अशुद्ध सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम हिंदी के स्टूडेंट है तो हिंदी के अंदर शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि का विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। तो इनके अंदर हमें सबसे पहले ये देखना है कि इनके अंदर अशुद्ध वाक्य कौन सा है। पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, हम रात में भोजन खाते हैं, वे लोग जा रहे हैं, चोर दुम दबाकर भाग गया। तो इनमें से देखें तो अगर बात करें तो इनमें से चारों में से कौन सा अशुद्ध होगा, तो मेरे हिसाब से ये तीनों से ही हैं। पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, चोर दुम दबाकर भाग गया। हम रात में भोजन खाते हैं, भोजन खाते नहीं है, भोजन तो क्या करते हैं, करते हैं, भोजन तो भोजन करते हैं। अगर खाते हैं तो भोजन नहीं आएगा, या तो आएगा खाना खाते हैं या भोजन करते हैं, खाना खाते हैं या फिर भोजन करते हैं, इनमें से दोनों में से एक आ सकता है, ठीक है। भोजन खाते नहीं है, खाना खाते हैं, और भोजन क्या करते हैं, करते हैं भोजन, ठीक है। इनमें से ये होगा। आगे बात करें तो देखो आगे है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, इनके बारे में अगर बात करें तो कौन सा होगा कि पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, वे अच्छे अध्यापक हैं, वे लोग जा रहे हैं, चाय में कौन गिर गया, चाय में कौन गिर गया। पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, अशुद्ध बताना है आपको कौन सा है, वे अच्छे अध्यापक हैं, वे लोग जा रहे हैं, चाय में कौन गिर गया। तो यहाँ पे कौन गिर गया नहीं होता, कोई गिर गया हो सकता है, कौन गिर गया इस प्रकार का कोई वाक्य नहीं होता। चाय में कुछ गिर गया या कोई कुछ गिर गया, ठीक है, इस प्रकार का होगा वाक्य। आगे देखो, आगे शुद्ध वाक्य वाले विकल्प का चयन करें। शुद्ध वाक्य क्या करना है, शुद्ध वाक्य बताना है। मैं रविवार के दिन घूमने जाता हूं, आपका कमीज फट गया है, राजस्थान के लोग मेहनती हैं, और उसकी भाषा देवनागरी है। इनमें से अगर बात करें तो कौन सा होगा, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा होगा बताओ जल्दी से। तो इनमें से अगर बात करें तो मैं रविवार के दिन, अगर पहले सबसे पहले आपको यह देखना है कि अशुद्ध कौन कौन से हैं। शुद्ध देखना है तो अशुद्ध देखो, ये आ गया रविवार, वार और दिन कभी साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। आपका कमीज फट गया, कमीज फट गई होता है, फट गया नहीं होता है, ठीक है। राजस्थान के लोग मेहनती हैं, ये मुझे ठीक लग रहा है कुछ, और उसकी भाषा देवनागरी, भाषा नहीं, भाषा देवनागरी में, भाषा तो हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, तो ये क्या है, देवनागरी क्या है, लिपि है, तो ये लिपि हो सकता है, भाषा नहीं हो सकती। तो राजस्थान के लोग मेहनती है, यही क्या हो गया, शुद्ध हो गया, ठीक है। आगे देखो, आगे वह सबसे सुंदरतम साड़ी है, वाक्य में अशुद्धि है। अशुद्धि क्या है, सबसे सुंदरतम साड़ी है। अब यहां पर क्या आ गया, सबसे भी आ गया और तम भी आ गया, दोनों साथ में आ गए, सुंदरतम और सबसे। तो ये कौन सी है, संज्ञा विषयक अशुद्धि है, सर्वनाम संबंधी है, विशेषण संबंधी है, या फिर आपका प्रसर्ग यानी कारक संबंधी अशुद्धि है। इनमें से आपको बताना है। तो हमें सबसे पता है कि तम, ये सुंदर के साथ लगा सुंदरतम, तो ये किससे संबंधित होगी, तो ये विशेषण से संबंधित होगी। सुंदर यानी विशेषण है, तो सबसे सुंदर किस में आएगा, विशेषण से संबंधी आएगा, तो इसके साथ तम लगाए तो ये अनावश्यक लगाए, ठीक है, एक प्रकार से अनावश्यक रूप से लगाए तो इससे किस में आएगा, विशेषण संबंधी अशुद्धि में ये माना जाएगा। आगे देखो, यह पुष्प बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि है, पुष्प बड़ा सुंदर है। तो कौन सी अशुद्धि होगी वाक्य के अंदर, तो बड़ा आ गया, क्या आ गया, बड़ा आ गया। संज्ञा संबंधी है, सर्वनाम संबंधी है, विशेषण संबंधी है, या फिर क्रिया संबंधी है। इन चारों में से अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी विशेषण संबंधी अशुद्धि होगी, क्योंकि बड़ा है, यहां बड़ा नहीं होगा, बड़ा न होकर क्या होगा, बहुत सुंदर आएगा, ठीक है।
बहुत सुंदर है। बड़ा यानी कि पुष्प के बारे में बड़े मतलब ज्यादा सुंदर या बहुत सुंदर के बारे में चर्चा होगी, बड़ा सुंदर के बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका विशेषण संबंधी आ जाएगा। फिर आ गया निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। शुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है आपको। टेलीविजन पर सारी घटनाएं बताई गई नहीं होता, दिखाई गई हो सकता है, बताई गई नहीं हो सकता। मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, ये भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें और उसका पिता भला आदमी था। लेकिन अगर हम चारों में से देखें तो ये सबसे शुद्ध है जो वो कौन सा है, तो जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें, ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। और पिछले एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है एक प्रकार से, तो ये शुद्ध माना गया। तो वो कौन सा माना गया, ये माना गया जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें, ये शुद्ध वाक्य के अंदर आएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है ये बताना है आपको। सभा में सभी वर्ग के लोग थे, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, तुम अपनी किताबें ले आओ। ये बताओ, इनमें से आपको अशुद्ध छांटना है, वो कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। सभा में सभी वर्ग के लोग थे, भारत में कई जातियों के लोग रहते हैं, इस कक्षा में सबसे अच्छा छात्र कौन है, तुम अपनी किताबें ले आओ। ये भी शुद्ध है आपका। ठीक है, कई जातियों के लोग, कोई दिक्कत नहीं। सबसे अच्छा छात्र कौन है पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपनी किताबें ले आओ। ये भी यहां पर सभा में सभी वर्ग के लोग थे, तो सभी वर्ग नहीं आएगा, सभी वर्गों के लोग आएगा। ठीक है, वर्गों के लोग होगा तो शुद्ध होगा, वरना क्या हो जाएगा आपका, ये अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। कौन सा, पहला ही। ठीक है, आगे देखो, निश्चय प्रबंधन। हाँ, ये आपके हिंदी के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, साधारण यानी कि आपके जो पहले टेस्ट के अंदर इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं थे, क्योंकि अपने जो शेड्यूल बनाया गया है उसके अंदर भी इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं है। पहले दूसरे तीसरे चौथे यानी कि 4 से 5 टेस्ट के अंदर शुरुआती में नहीं है, उसके बाद में इंग्लिश के हैं, हिंदी के नहीं होंगे, तो वो चीजें आ जाएगी। अब आपके बात करेंगे तो मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के अंदर इतना सरल तरीके से आता है, कुछ चुने हुए टॉपिक है वहीं से क्वेश्चन उठता है और बार बार क्वेश्चन उठते हैं, तो वहां से अगर आप याद कर लोगे तो कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए यहाँ पे बिल्कुल भी। तो सबसे पहले देखो 44 नंबर क्वेश्चन है, ये देख लेना। ठीक है, आपके पेपर के अंदर 44 नंबर क्वेश्चन कौन सा है वो देख लेना कि निश्चय प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हैं। हेनरी फ्योल ने कौन से सिद्धांत सुझाए थे, तो आपको ये पता है कि हेनरी फ्योल ने कितने सिद्धांत सुझाए हैं टोटल, तो वो 14 सिद्धांत है। कितने हैं, 14 सिद्धांत है। तो उन 14 सिद्धांतों को आपको याद करना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन वहां से सीधा उठता है। एक तो आपको पूछा जाता है कि पीओसीसी की अवधारणा पूछी जाती है, पोस्ट फॉर्म की अवधारणा पूछी जाती है, तो वहां से क्वेश्चन जहां से उठता है वहां से आपको सीधा वहां से याद करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि उनमें से कौन सा आंसर निकलेगा और कौन सा आंसर नहीं निकलेगा। तो ये बताया गया है कि निश्चय प्रबंधन के सिद्धांत दिए गए हैं, हेनरी फ्योल ने कौन से सिद्धांत सुझाए थे, तो इनमें से हेनरी फ्योल के द्वारा सुझाए गए सिद्धांत यानी कि इन 14 सिद्धांतों में से कौन कौन से इनमें से है ये बताना है। ये यानी कि ABCDE 5 दिए गए हैं, 5 में से कौन कौन से ये बताने हैं। पारिश्रमिक है, श्रम का विभाजन, नियंत्रण का विस्तार, अनुशासन या फिर और आदेश की एकता, इनमें से ये बताओ। और नीचे दिए गए ऑप्शन की ABDE AC C या फिर ABC है, तो इनमें से आपको पता होगा पारिश्रमिक होता है, बिल्कुल होता है, यानी कि उचित पारिश्रमिक देना चाहिए जो सैलरी होती है। ठीक है, श्रम का विभाजन, कार्य का विभाजन जो विशिष्टीकरण का सिद्धांत कहलाता है एक प्रकार से, वो हो गया आपका श्रम का विभाजन हो गया। ठीक है, फिर आता है नियंत्रण का विस्तार। नियंत्रण का विस्तार से संबंधित कोई भी हेनरी फ्योल ने सिद्धांत नहीं दिया है, तो ये आपका क्या हो गया, गलत, यानी कि सी तो आपका होगा ही नहीं, कट हो गया। फिर आता है अनुशासन। अनुशासन, जब भी प्रबंधन होता है तो अनुशासन आवश्यक है, अनुशासन के बिना कार्य संभव नहीं है। फिर आदेश की एकता। आदेश की एकता यानी कि एक ही व्यक्ति द्वारा, यानी कि एक व्यक्ति को एक ही व्यक्ति द्वारा आदेश मिलना चाहिए, अलग अलग व्यक्तियों से आदेश नहीं मिलना चाहिए, वो होती है आदेश की एकता। तो ये सारे के सारे यानी कि इसको छोड़कर ये चारों के चारों क्या हो गए, प्रबंधन के सिद्धांत है। किसके द्वारा दिए गए हैं, तो हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए हैं। कितने सिद्धांत दिए गए, 14 सिद्धांत दिए गए हैं, उनमें से 4 सिद्धांत हमें इनमें से मिल गए, एक नहीं है, तो वो गया ABD और E। तो ये आपका पहला क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। फिर देखो आगे है, ठीक है, आगे क्या है, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय संसाधनों के अंतर्गत शामिल नहीं है। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय संसाधनों के अंतर्गत शामिल नहीं है, यानी कि विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन होता है, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं विद्यालय क्या है, विद्यालय के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही है वो शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत आती है। इनके अंदर में से इनमें से कौन सा मानवीय संसाधन, यानी कि एक प्रकार से किसकी बात हो रही है, मानवीय संसाधन की बात हो रही है। संसाधन एक प्रकार से मानवीय संसाधन होता है, भौतिक संसाधन होता है, वित्त प्रबंधन होता है, यानी कि संसाधन एक प्रकार से मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन दो ही होते हैं, लेकिन उनमें से मानवीय संसाधन के अंतर्गत शामिल नहीं है। ये सारे के सारे मानवीय संसाधन है, लेकिन विद्यालय स्तर पर कौन सा नहीं आएगा, तो बालक भी आता है, शिक्षक भी आता है, अभिभावक भी आता है, लेकिन शिक्षा मंत्री
नहीं आता है आपका। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो, शैक्षिक प्रबंधन के संबंध में असत्य है, असत्य बताना है हमें, यानी कि ये क्वेश्चन बनता है जो शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति एवं विशेषता से संबंधित। हमें प्रकृति और विशेषता से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उद्देश्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां से आपको क्वेश्चन उठेंगे, तो वहां से भी आपको याद करने पड़ेंगे। तो पहला देखो, शैक्षिक प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है, कला एवं विज्ञान दोनों है। शैक्षिक प्रबंधन करना एक कला है, एक आर्ट है, ये हमें ध्यान है, पता करना है, ठीक है। तो कला है, बिल्कुल सही बात है। विज्ञान है, विज्ञान क्यों है, क्योंकि यह एक क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से चलता है, इस कारण से विज्ञान कहा गया है इसको। तो कला एवं विज्ञान दोनों है, इस कारण से आ गया। शैक्षिक प्रबंधन एक समन्वयकारी है, समन्वयकारी है, कोऑर्डिनेशन, यानी कि मेलजोल से चलता है, यानी किसी एक व्यक्ति के द्वारा प्रबंधन नहीं हो सकता, सबके मेलजोल से मिलता है। यानी कि अगर प्रधानाध्यापक है तो प्रधानाध्यापक को साथ में जो उनके साथी स्टाफ है, शिक्षक है, उनकी भी सहायता आवश्यक होती है। तो समन्वयकारी बिल्कुल होता है। आगे बात करें कि शैक्षिक प्रबंधन सामूहिक योगदान पर सफल होता है। अगर अकेला व्यक्ति अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये बात सत्य है। तो इसी कारण से सामूहिक योगदान जरूरी होता है, उसी के यानी कि सामूहिक योगदान होगा तभी शैक्षिक प्रबंधन सफल हो सकता है। फिर आता है शैक्षिक प्रबंधन मूर्त होता है, नहीं। अगर बात करें, वैसे तो बात करें कई बुक्स के अंदर देखने को मिलता है कि मूर्त अमूर्त होता है, लेकिन अगर जब बात आ जाए केवल मूर्त की बात आ जाए तो केवल मूर्त नहीं होता, मूर्त के साथ साथ वह अमूर्त भी होता है। मूर्त तो हमें दिखाई देता है कि हाँ ये शैक्षिक प्रबंधन हो रहा है, लेकिन अमूर्त जो सबसे पहले जो प्लानिंग होती है वो अमूर्त तरीके से होती है, यानी कि जो संरचना जो हमारे दिमाग के अंदर बनती है वो अमूर्त तरीके से बनती है। तो पहली प्रायोरिटी हमें किसको देनी है, अमूर्त को देनी है, मूर्त को नहीं देनी। और मूर्त और अमूर्त दोनों साथ आ जाए तो सही हो सकता है, लेकिन मूर्त अकेला आ जाए तो कभी सत्य नहीं हो सकता। तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 46 नंबर का। फिर देखो, फिर है विद्यालय का हृदय कहलाता है। विद्यालय का हृदय आपने बार बार बुक्स में पढ़ा होगा, सस्ता प्रदान नहीं है, ये होगा आपका पुस्तकालय हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पुस्तकालय। तो जो हृदय कहलाता है विद्यालय का कौन सा कहलाता है, पुस्तकालय ही कहलाएगा आपका, ठीक है। फिर देखो, विद्यालय प्रबंधन प्रक्रिया के अंग है, विद्यालय प्रबंध प्रक्रिया के अंग है, यानी कि विद्यालय का प्रबंध किनके द्वारा किया जा सकता है, इनके कौन से अंग हैं उनके बारे में बात करें। संगठन की आवश्यकता होती है, बिल्कुल आवश्यकता होती है। नियोजन की आवश्यकता होती है, जो प्लानिंग की जाती है उसकी आवश्यकता बिल्कुल होती है। सबसे पहले जो प्लानिंग की होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। फिर नियंत्रण, अगर नियंत्रण नहीं होगा तो शैक्षिक प्रबंधन है वो कारगर साबित नहीं हो सकता। तो ये तीनों चीजें आवश्यक है। तो तीनों चीजें आवश्यक है तो आपका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी, ये आपका 48 हो गया। फिर देखो, फिर है आपका कि विद्यालय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुशासन का कौन सा प्रकार सर्वाधिक उपयुक्त है। विद्यालय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किसकी, विद्यालय ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं उसकी प्राप्ति करनी है हमें, तो उनके अंदर अनुशासन होता है। अनुशासन कौन सा अनुशासन होगा, जो सबसे उपयुक्त होगा, सबसे प्रभावी होगा, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। कठोर अनुशासन होता है क्या, अगर अनुशासन कठोर होगा तो कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति सही तरीके से नहीं की जा सकती। तो ये क्या हो गया, आपका गलत हो गया। फिर आता है दमात्मक अनुशासन, किसी भी तरीके को दबाकर दमन करके उसका अगर अनुशासन किया जाए तो वो भी सफल नहीं हो सकता। तो ये भी क्या हो गया। अब बात आती है एक स्वानुशासन की, एक आती है प्रभावात्मक अनुशासन की। अब किसी के ऊपर प्रभाव जमा कर अनुशासन किया जाए, एक प्रकार से कोई उच्च अधिकारी है निम्न अधिकारी के ऊपर प्रभाव जमाकर उसके यानी कि आदेश देकर बार बार यानी कि ये काम करना है, ये काम करना है, तो प्रभाव जमाकर अनुशासन किया जाता है, वो कारगर साबित नहीं। लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त पूछा गया, उपयुक्त होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त बात की जाए तो स्वानुशासन है। खुद के दम पर जो अनुशासन यानी कि खुद के द्वारा जो अनुशासन होता है उसी को क्या बोलते हैं, सर्वाधिक उपयुक्त अनुशासन होगा विद्यालय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु। तो स्वानुशासन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कठोर अनुशासन भी माना जाता है, किन्हीं जगहों पर ये ठीक काम करता है। दमात्मक अनुशासन भी काम करता है कई जगहों पर, लेकिन ये सही नहीं माने गए हैं, ठीक है। प्रभावात्मक अनुशासन काम करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन अगर सर्वाधिक उपयुक्त पूछा जाए तो वो आपका स्वानुशासन होगा। फिर आगे देखो, फिर है वर्तमान संदर्भ में शैक्षिक प्रशासन की विशेषता है। वर्तमान संदर्भ में शैक्षिक प्रशासन की विशेषता कौन सी है। हाँ, विशेषता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, विशेष जो उद्देश्य के बारे में, प्रकृति या प्रकृति के बारे में, ठीक है। शैक्षिक प्रशासन एक मानवीय प्रक्रिया है, जो मानवीय प्रक्रिया है, बिल्कुल है, मानवीय संसाधन इसके अंदर काम आते हैं, इस कारण से मानवीय प्रक्रिया है। शिक्षा प्रशासन का स्वरूप विकेंद्रीकरण एवं केंद्रीकरण दोनों पाया जाता है। विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण क्यों होता है, केंद्रीकरण वो होता है जो जब छोटे स्तर पर
संगठन या संस्था छोटी होती है तो वहां पर केंद्रीकरण यानी केवल एक ही व्यक्ति क्या होता है सबसे उनका उच्च अधिकारी माना जाता है। विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण वो होता है जहां पे संस्था बड़ी होती है, यानी कि जगह जगह फैली हुई संस्थाएं हैं। जैसे दिल्ली के अंदर उनका जो मुख्यालय दिल्ली के अंदर होता है, उसके अलावा अलग अलग जगह उनके जो अन्य मुख्यालय होते हैं, तो वहां पर भी एक अधिकारियों को बिठाया जाता है। तो वो होता है अलग अलग जगह पर एक प्रकार से काम बांट दिया जाता है। तो वो क्या पाया जाता है? वहां पर विकेंद्रीकरण अनुशासन यानी कि जो प्रशासन पाया जाता है। शिक्षा प्रशासन का स्वरूप क्या होता है? केंद्रीकरण भी होता है और विकेंद्रीकरण भी होता है। छोटी जगहों पर केंद्रीकरण और बड़े संस्थानों में विकेंद्रीकरण पाया जाता है। ये बात ध्यान में रखनी है। शिक्षा प्रशासन की रचना उसके मानव तत्वों द्वारा होती है, बिल्कुल होती है, ये बात भी सही है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करें पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य क्या है? तो ये बताना है हमें। तो उत्प्रेरणा में सहायक होते हैं, मूल प्रवृत्तियों का परिष्कार होता है, सृजनकारी अभिवृत्तियों का विकास होता है, बिल्कुल होता है। जो पाठ्य सहगामी क्रिया होती हैं उनके अंदर ये तीनों चीजें पाई जाती है। उनके अंदर उत्प्रेरणा में सहायक, मूल प्रवृत्तियों का परिष्कार और सृजनकारी अभिवृत्तियों का विकास होता है। तो ये सारे के सारे ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, विद्यालय का स्पार्क प्लग, ये आपको हर बुक के अंदर देखने को मिल जाएगा। विद्यालय का स्पार्क प्लग किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समय सारणी को। और श्यामपट्ट किसको? श्यामपट्ट तो कहा जाता है, जो शिक्षक का मित्र कहा जाता है, किसको? श्यामपट्ट को। तो स्पार्क प्लग किसको कहा जाएगा? समय सारणी को कहा जाएगा। फिर आता है प्रबंधन प्रक्रिया का सूत्र PO-CCC। PO-CCC किसने दिया? ये सूत्र किसने दिया था? तो ये बताना है आपको हेनरी फ्योल, पिटमैन, पेस्टोलॉजी या फिर रायबर ने। यानी कि ये मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ही आपको देखना पड़ेगा, एक ही आपको दिखाई दे रहा है, वो हेनरी फ्योल। अगर आपके पास ऑप्शन और आ जाए, जैसे हेनरी फ्योल आ गया, इसके अलावा लुथर गुलिक आ गया, एल उर्विक आ गया, ठीक है, तो इस प्रकार के ऑप्शन आए तो फिर भी कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन की स्थिति है नहीं। वो अगर आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्य हैं। यानी कि 5 कार्यों की अवधारणा दी गई प्रबंधन की प्रक्रिया का। एक सूत्र है, ये 5 कार्य बताए गए हैं, जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फिर आपका कंट्रोल आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, एक और कमांड, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल आ जाएगा। ये 5 कार्य बताए गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है हेनरी फ्योल ने दिया है। हेनरी फ्योल ने क्यों 5 दिए हैं? तो हेनरी फेल नाम से याद रखना। हेनरी फेल के अंदर भी 5 आपके जो अक्षर आ जाएंगे, इसी कारण से PO-CCC आ जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखो। आगे निम्न में से कौन सी प्रबंधन की प्रकृति नहीं है? प्रबंधन की प्रकृति नहीं है। फिर कह रहा हूं कि प्रबंधन से संबंधित शैक्षिक प्रबंधन की प्रकृति एवं विशेषता एवं उद्देश्य, ये आपको याद करनी पड़ेगी। तो प्रबंधन मानव संसाधन द्वारा क्रियान्वयन की सार्वभौमिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। सार्वभौमिक आ जाए, सार्वजनिकरण आ जाए, तो ये सारे के सारे सही माने जाएंगे आपके। प्रबंधन भौतिक विज्ञान है। हमने पढ़ा था कि प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों है, बिल्कुल है। कला यानी आर्ट है, प्रबंधन एक आर्ट है, लेकिन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान नहीं है, फिजिक्स नहीं है, भौतिक विज्ञान नहीं है। ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। इसके अलावा प्रबंधन एक कला है, बिल्कुल है, और प्रबंधन सामाजिक दायित्व है, ये भी सही है। तो भौतिक विज्ञान नहीं है, विज्ञान जरूर है, कला एवं विज्ञान जरूर है, लेकिन भौतिक विज्ञान नहीं है आपका। आगे देखो 55 नंबर क्वेश्चन। विद्यालय प्रबंधन का प्रजातांत्रिक सिद्धांत है। ये प्रजातांत्रिक सिद्धांत कौन सा है? प्रजातांत्रिक कह सकते हैं, लोकतांत्रिक कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसके अंदर देखो, एक तंत्रीय निर्णय करना, व्यक्तिगत कार्य करना, सहभागी उत्तरदायित्व या फिर निर्णय में दृढ़ता, ये चारों में से बात करें तो प्रजातांत्रिक लिखा है। तो प्रजातांत्रिक में एक तंत्रीय बिल्कुल नहीं हो सकता, एक व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकता। व्यक्तिगत कार्य करना केवल एक व्यक्ति यानी व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति द्वारा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सहभागी उत्तरदायित्व बिल्कुल है। निर्णय दृढ़ता, निर्णय दृढ़ता का मतलब भी होता है किसी एक व्यक्ति द्वारा निर्णय देना, वो होता है निर्णय दृढ़ता। तो ये तीनों ही क्या हो गए? गलत हो गए, ठीक है, ये तीनों ही क्या हो गए? गलत हो गए। यहाँ पे सहभागी, प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक, लोकतंत्र के अंदर सारे समूह मिलकर काम करता है, तो वहां पे सहभागी उत्तरदायित्व होता है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखो, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए लुथर गुलिक द्वारा प्रदत्त पोस्ट पूर्व, क्या लिखा है? पोस्ट पूर्व। यहाँ पर आपको 8 अक्षर मतलब दिखेंगे, लेकिन आपको 7 कार्य याद रखने, इसके 7 कार्य याद रखने। अक्षर डी का अर्थ क्या है? अक्षर डी का अर्थ कौन सा है? प्रारूप, जिसको डिजाइन बोलते हैं, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, निर्देशन डायरेक्टिंग बोलते हैं, या फिर विकास
स्टिल डेवलपिंग होते हैं। इनमें से आपको बताना है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पोस्ट पोर्ब है, पोस्ट पोर्ब में 7 कार्य है। तो 7 कार्य कौन कौन से हैं? तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेशन है, रिपोर्टिंग है और बजट है। ठीक है, 1 नंबर 2 3 4 इन दोनों को मिलाकर 5 6 और 7, ये 7 हो जाएंगे। तो प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेशन है, रिपोर्टिंग है और बजटिंग है, ये 7 कार्य हैं। तो इनमें से डी इसकी बात हो रही है, तो ये है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग यानी निर्देश देना, डायरेक्टिंग यानी निर्देश देना। तो आपका ये निर्देशन क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो, आगे है प्रबंधन तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रबंधक और भी अधिक सफल प्रबंधक बन सकते हैं। इस मत का समर्थक है, इस मत का समर्थक यानी कि प्रबंधन तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रबंधक और भी अधिक सफल प्रबंधक बन सकते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि जो प्रबंधन है वो जन्मजात होता है। प्रबंधन क्या होता है? जन्मजात। यानी प्रबंधन तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद, प्रशिक्षण का मतलब होता है अर्जित। जो भी प्रबंधन के गुण हैं वो अर्जित किए जाते हैं पहले। लेकिन अगर बात की जाए कि प्रबंधन तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रबंधक और भी अधिक सफल प्रबंधक बन सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रबंधन का गुण जन्मजात पाया जाता है, उसके बाद अर्जित किया जाता है, किसके द्वारा? प्रशिक्षण के द्वारा, तो वो क्या होता है? अधिक सफल हो सकते हैं, ये बात कहते हैं। तो इस मत के समर्थक कौन है? इस मत के समर्थक हैं ये दोनों हैं। ठीक है, R.M. स्टोगडिल और R.B. मायर्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे? इसके समर्थक है। लूथर बुलिक इसके, ठीक है, इसमें नहीं आएगा, ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, R.M. स्टोगडिल और R.B. मायर्स। आगे आपका 58 नंबर और मेरे हिसाब से अंतिम क्वेश्चन है, जो फर्स्ट पेपर है आपका, उसका अंतिम क्वेश्चन है। डाउटफुल लगे तो देख लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। और शानदार सेशन रहेंगे, लगभग मेरे हिसाब से 10 से 11 प्रश्न पत्र आपको करवाए जाएंगे। और देखने आपको विद्यालय में कार्यरत सभी लोगों के अवकाश का विवरण होता है। विद्यालय में कार्यरत सभी लोगों के अवकाश का विवरण किसमें होता है? तो प्रवेश पंजिका, अवकाश पंजिका, विद्यालय कैलेंडर या फिर सेवा पुस्तिका। तो ये सिंपल सा है, बिल्कुल भी सिंपल सा है। अवकाश का विवरण किसमें होगा? तो अवकाश पंजिका में भी आपका अवकाश का विवरण दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपके हो गए पूरे। पहले आपको जीके करवाई गई थी, जिसके अंदर आपकी इंडियन हिस्ट्री आ गई और राजस्थान हिस्ट्री, कला संस्कृति, जियोग्राफी, पॉलिटी, इसके अलावा आपके करंट जीके उस लगभग क्वेश्चन आ जाते हैं, लगभग 40, 45, 50 के लगभग। उसके बाद में आपके साइंस के करवा दिए थे दीपक सर ने, और रीजनिंग के करवा दिए थे, मैथ रीजनिंग के आगे। इसके बाद में हिंदी आ गई। इंग्लिश नहीं है, तो इंग्लिश क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदी अपने ऐड कर रखी है, इस कारण से इंग्लिश आने वाले पेपरों के अंदर आप शामिल हो जाएगी उसके अंदर भी। तो मैनेजमेंट हो गई, तो पहले में मैनेजमेंट है, आगे आने वाले पेपरों के अंदर आपको साइकोलॉजी भी देखने को मिलेगी। तो क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से 7 से 8 क्वेश्चन साइकोलॉजी से बन सकते हैं, ऐसे ही 7, 8, 10 क्वेश्चन तक मैनेजमेंट के बन सकते हैं। क्योंकि एक प्रकार से जो क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया गया है कि कितने क्वेश्चन कहां से आएंगे, कितने क्वेश्चन कहां से नहीं आएंगे, तो वो कहीं चीज नहीं लिखा। केवल आपको ये पता है कि 75 क्वेश्चन आएंगे, तो वो हमें 75 क्वेश्चन याद करने हैं। हाँ, एक क्राइटेरिया लेकर हम खुद लेकर चल सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन 10, हमें ये मान के चल सकते हैं कि 10 क्वेश्चन मैनेजमेंट से पूछे जा सकते हैं, 7 से 8 क्वेश्चन साइकोलॉजी से पूछे जा सकते हैं, 4 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 4 से 5 क्वेश्चन हिंदी से, 4 से 5 क्वेश्चन जो इंग्लिश थे, यही 4 से 5 क्वेश्चन आपके साइंस थे। इसके अलावा हिस्ट्री से, हिस्ट्री बड़ा पार्ट है तो उसमें से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी अपने को तैयार करना है। इसके अलावा जो अपना करंट है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी तैयार करना है। ठीक है, अगर आपने नहीं किया टेलीग्राम ज्वाइन, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे सारी की सारी सूचनाएं आपको दी जाती है। यहाँ पे 25 के लिखा है, लेकिन यहाँ पे लगभग 35 के से प्लस है, और चैनल तो आपने ज्वाइन कर ही रखा है, तो ये बताने की आपको जरूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये सारे का पहला पेपर हो गया। मिलते हैं अगले नेक्स्ट पेपर के अंदर, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।